Hello everyone. Welcome back to the course on data structures and algorithms in C++. I am Sanket Singh और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग स्टैक्स के ऊपर। ऑलरेडी आप लोग अभी तक काफ़ी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हो। अब तक हम लोगों ने एरेज, 2D एरेज, लिंक लिस्ट, इन सब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात करी है और काफ़ी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग प्रिपेयर करने की कोशिश करी है। अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग अपनी स्टैक्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो लास्ट दो लेक्चर्स में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ स्टैक्स देखे और कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कोशिश करी स्टैक्स के ऊपर, उसी नॉलेज को हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम लोग ट्राई करेंगे कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग थोड़ी सी और ज्यादा हार्डर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और सबके इंट्यूशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दें, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टैक्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी, जैसे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट की या फिर स्टैक को रिवर्स करना, राइट। हम लोगों ने खुद से स्टैक प्रिपेयर भी करी थी। ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में कुछ नई प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, राइट। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इन फिक्स, पोस्ट फिक्स, प्री फिक्स एक्सप्रेशंस टाइप की होती है। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, राइट। और इन फिक्स, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस के अलावा भी हम लोग एक से दो और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है इंटरव्यूज में, बहुत बार पूछा जाता है, राइट। किसी भी तुम कंपनी के इंटरव्यूज के अगर प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंसेस पढ़ोगे ना, तो ये जो भी क्वेश्चंस हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं, आपको कहीं ना कहीं रिपीटेडली ये दिखेगा कि कई लोगों से ये सवाल पूछे गए हैं। इसी वजह से ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस कि आप लोग लेक्चर आखिर तक देखें। हम लोग छोटी से छोटी चीज का इंट्यूशन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। आपको बस अपने अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ सुनना है। एक बारी लेक्चर खत्म होने के बाद जितने भी कोडिंग इंप्लीमेंटेशन या मैं प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं, उन सबका कोड एक बारी आपको खुद से भी करके देखना है, ताकि आपकी एक बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए। दैट बीइंग सेड, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स जस्ट स्टार्ट। और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहली कौन सी प्रॉब्लम है दैट वी हैव टू टैकल। तो चलो यार, अब हम लोग अपनी पहली प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहली प्रॉब्लम क्या ऑफर कर सकती है, एक्चुअली क्या डिमांड है प्रॉब्लम में। ओके, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि यार हमें एक स्टैक डिजाइन करनी है। देखो, यू हैव टू डिजाइन अ स्टैक, राइट, दैट सपोर्ट्स पुश, पॉप, टॉप। ये तो देखो स्टैक के बेसिक ऑपरेशंस हो गए कि आप पुश सपोर्ट कर पाए, पॉप सपोर्ट कर पाए, टॉप सपोर्ट कर पाए, एंड रिट्रीविंग द मिनिमम एलिमेंट इन कांस्टेंट टाइम। अब ये ना एक नई ऑपरेशन डिफाइन करना चाहते हैं, मिनिमम एलिमेंट, कि यार आप ना स्टैक का मिनिमम एलिमेंट भी फिगर आउट करके ला पाओ, ये एक्चुअली चाहते हैं। तो ये देखो, पुश, पॉप और टॉप, ये तो बेसिक ऑपरेशंस हो गई, ये तो हमारी बेसिक ऑपरेशंस हो गई, राइट। और ये एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन है जो आपको फिगर आउट करके लानी है कि यार आप स्टैक में एलिमेंट ऐड कर सकते हो, स्टैक से एलिमेंट रिमूव कर सकते हो, स्टैक के टॉप पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है वो गेट कर सकते हो, और पूरी स्टैक में जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो भी फेच करके ला सकते हो, ठीक है। अब हमें एक क्लास इंप्लीमेंट करनी है, मिन स्टैक, ठीक है। मिन स्टैक करके एक क्लास इंप्लीमेंट करनी है हमें। मिन स्टैक क्या करेगी? मिन स्टैक क्लास एक स्टैक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करके देगी। हम लोग जब भी मिन स्टैक क्लास को एक्चुअली कॉल करेंगे तो हमें एक स्टैक का ऑब्जेक्ट मिलेगा। उस स्टैक के ऑब्जेक्ट के पास एक वॉइड पुश फंक्शन होगा, मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, बट ये एक आर्ग्यूमेंट लेगा वैल, एंड इट पुशेस द एलिमेंट वैल इनटू द स्टैक। ये इस वैल एलिमेंट को स्टैक में पुश कर देगा, ठीक है। तो पुश फंक्शन से तुम एडिशन कर पाओगे, ये तो सबको बेसिक पता ही है। वॉइड पॉप, एक फंक्शन लिखेंगे पॉप, जिससे हम एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। किस एलिमेंट को? जो एलिमेंट टॉप पे पड़ा है ना, सिर्फ उस एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, और कोई रिटर्न टाइप नहीं है, वॉइड है, कुछ रिटर्न नहीं करना। रिमूव्स द एलिमेंट ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, सिंपल। फिर है इंट टॉप, आपको एक इंट टॉप फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। इंट टॉप क्या करेगा? गेट्स द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। स्टैक के टॉप पे जो कुछ भी पड़ा है ना वो फेच करके ले आएगा ये इंट टॉप, तो इंट रिटर्न टाइप है। लास्ट में जो हमारे पास नई ऑपरेशन एक्चुअली बिल्ड होकर आ रही है वो है इंट गेटमिन। गेटमिन फंक्शन क्या करेगा? गेटमिन रिट्रीव्स द मिनिमम एलिमेंट इन द स्टैक। गेटमिन क्या करता है? स्टैक का मिनिमम एलिमेंट एक्चुअली हमें लाकर दे देगा, ठीक है। तो उस टाइम पे स्टैक में जो भी एलिमेंट्स पड़े हैं उसको ये गेट मिनिमम एलिमेंट, एक्चुअली जो भी एलिमेंट है स्टैक में उन सब में से जो भी मिनिमम एलिमेंट है उसको फेच करके लाके दे देगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन आसान है, एक सिंपल स्टैक बनाओ, पुश पॉप टॉप तो रखना ही है, एक गेट मिनिमम एलिमेंट भी रखना है. यू मस्ट इंप्लीमेंट अ सोल्यूशन विद ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर ईच फंक्शन. हर फंक्शन को ओ ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इंप्लीमेंट करने की तुम्हें कोशिश करनी है. ठीक है. assumption methods pop top and get min operations will be always called on non empty stacks. हम लोग ये अज्यूम करके चलेंगे कि नॉन एम्प्टी स्टैक्स पे ही तुम कुछ पॉप करोगे या किसी चीज का टॉप निकालोगे या गेट मिनिमम निकालोगे. ये तुम असम्पशन लेके चल सकते हो ताकि तुम्हें अंडर फ्लो की सिचुएशन को खुद से हैंडल करने की जरूरत ना पड़े. ठीक है. चलो एक एग्जांपल देखते हैं. सो मैं यहां पे कुछ ऑपरेशंस लिखता हूं. ठीक है. मान लो ये हमें 4 ऑपरेशंस गिवन है. तो अगर मान लो आपके पास कोई स्टैक होगी तो वो स्टैक कैसे दिखेगी. आपने करा पुश 10 तो यहां पे 10 पुश हो गया. फिर आपने करा पुश 5 तो 5 पुश हो गया. पुश 6 पुश हो गया. 4 पुश हो गया. एक और पुश करते हैं 13. तो देखो यहां पे 13 पुश हो जाएगा. ठीक है. अब अगर मान लो कोई कहता है गेट मिनिमम, अगर आपको कोई गेट मिनिमम फाइंड करने के लिए आने के लिए कहता है तो देखो पूरी स्टैक में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है. सबसे छोटा एलिमेंट है 4. तो गेट मिनिमम का आंसर हो जाएगा 4. फिर मान लो आपको 2 बार पॉप करने के लिए कहा जाता है. मतलब पहले पॉप में क्या होगा, आप स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट निकाल दोगे तो 13 आप निकाल दोगे. फिर अगले पॉप में क्या होगा, आप स्टैक का अगला एलिमेंट 4 निकाल दोगे. अब दोबारा मान लो आपने करा गेट मिनिमम. अब इस बची हुई स्टैक में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 5 है. तो ये 5 आपका आंसर होगा. टॉप पे कौन पड़ा है, टॉप पे 6 पड़ा है. तो जरूरी नहीं है कि टॉप मोस्ट एलिमेंट गेट मिनिमम, ऑफ कोर्स राइट, क्योंकि रैंडम ऑर्डर में पूरा पूरा स्टैक अरेंज हो सकता है. तो देखो ये हमें फिगर आउट करना है और इन सारी ऑपरेशंस की कंप्लेक्सिटी रखनी है ऑर्डर ऑफ 1. ये एक काफी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर हमें लेकर चलना है. ऐसा नहीं है कि आप सारे एलिमेंट्स को हर ऑपरेशन में पढ़ रहे होगे, ये चीज करना अलाउड नहीं है. तो आई होप ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबको क्लियर है. नाउ आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग यहां पे वीडियो को पॉज कर दें, सोचो कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. एंड देन आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू अ सोल्यूशन. सी दैट वेदर यू आर थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई टू कोड अलॉन्ग विद मी. तो चलो यार ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले ना मैं आपके सामने एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन रखता हूं. ठीक है. यार खुद सोचो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या कहेगा. यार देखो पुश पॉप और टॉप करना तो हमें आता था, है ना. आप स्टैक की कोई भी इंप्लीमेंटेशन लो, लिंक लिस्ट वाली इंप्लीमेंटेशन लो, एरे वाली इंप्लीमेंटेशन लो, कुछ भी लो, आपको पुश पॉप टॉप करना तो आता ही है ना. ठीक है. अब इकलौती चीज जो बचती है, जो कि ऑफ कोर्स दिख भी रहा है कि इकलौती इसी चीज पे फाइट करनी है, गेट मिनिमम. ठीक है. चलो तो देखते हैं. दोबारा से स्टैक में एलिमेंट्स डालते हैं. 10 5 6 4 13. ठीक है. और फिर आपसे किसी ने कहा गेट मिनिमम. अब यार बुरे से बुरा क्या सॉल्यूशन तुम सोच सकते हो. तुम्हारे पास स्टैक में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, है ना. स्टैक में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हमें नहीं पता कि कौन सा सबसे छोटा एलिमेंट है. तो क्यों ना मैं एक एक करके स्टैक के सारे एलिमेंट्स को पढ़ूं और सारे एलिमेंट्स को पढ़ते पढ़ते उनमें से मिनिमम ले आऊं. अब तुम्हें लगेगा सर सारे एलिमेंट्स को आप कैसे पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ टॉप का एक्सेस है ना. हमारे पास सिर्फ टॉप का एक्सेस है. लेकिन स्टैक एरेस की तरह तो होती नहीं है कि आप किसी भी इंडेक्स का एक्सेस ले सकते हो. बट हमें पता है कि यार अगर हम स्टैक के इन एलिमेंट्स को बैकअप कर ले तो उन बैकअप करे हुए एलिमेंट्स को जब आप एक्चुअली बैकअप में डाल रहे हो तब कुछ करा जा सकता है. तो याद है हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी सीखी थी स्टैक रिवर्स करने की, और कि एक स्टैक से दूसरे स्टैक में डेटा डाल सकते थे. तो क्यों ना मैं एक और टेम्परेरी स्टैक रख लूं. ठीक है. ये हो जाएगी मेरी टेम्परेरी स्टैक. आप क्या करोगे, आप एक मिनिमम वेरिएबल बनाओ. ठीक है. इनिशियली उसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी रख देते हैं. प्लस इन्फिनिटी मतलब क्योंकि अभी हमें सबसे छोटा एलिमेंट तो मिले नहीं, तो मान लेते हैं प्लस इन्फिनिटी हमारा सबसे छोटा एलिमेंट. फिर उसके बाद टॉप पे क्या पड़ा है 13. क्या 13 मिनिमम से छोटा है, जी हाँ छोटा है. तो मिनिमम को अपडेट कर दो 13 से. और अब 13 के बचे हुए एलिमेंट्स पढ़ने ना, इन बचे हुए एलिमेंट्स को तुम तभी पढ़ सकते हो जब कभी ना कभी ये बचे हुए एलिमेंट टॉप पे आ जाए. टॉप पे कैसे आएंगे, टॉप पे 13 पड़ा है वहां से उसको हटा दो और टेम्परेरी स्टैक में डाल दो.
आपने 13 को अपने गिवन स्टैक से हटाकर टेम्परेरी स्टैक में डाल दिया, तो आपका टॉप शिफ्ट हो गया यहां। अब दोबारा कंपेयर करो, क्या 4 13 से बेटर है, क्या 4 13 से छोटा है? जी हाँ, छोटा है। और अब 4 के नीचे वाले एलिमेंट को कैसे एक्सेस करोगे? जब 4 हट जाएगा तब, और एक एक करके वो टॉप पे आएंगे। ठीक है, अब टॉप पे आ गया 6, क्या 6 4 से बेटर है? जी नहीं, तो 6 को यहां से हटाएंगे और यहां ले आएंगे। क्या 5 4 से बेटर है? जी नहीं, तो 5 को यहां लगा देंगे। क्या 10 4 से बेटर है? जी नहीं, 10 को यहां ले आएंगे। और क्या तुम देख पा रहे हो, एक एक करके तुमने सारे के सारे एलिमेंट्स को रीड करा और अपनी टेम्परेरी स्टैक में डाल दिया। एज सिंपल एज दैट। एक बारी जब ये वाली स्टैक पूरी एम्प्टी हो गई है तो तुम्हारा आंसर इस मिन वेरिएबल में पड़ा है, यही तुम्हारा सबसे मिनिमम एलिमेंट था। उसके बाद एक बारी तुम्हें मिनिमम एलिमेंट मिल गया, अपने एलिमेंट्स को वापस स्टैक में डाल दो, राइट, ताकि ओरिजिनल स्टेट हैम्पर ना हो, राइट, क्योंकि जब तुम ये पॉप वगैरह के ऑपरेशन चलाओगे तब तो ये ओरिजिनल स्टैक पर चलाओगे ना, टेम्प पे थोड़ी। एंड दैट्स इट, टेम्प का काम हो चुका है। ठीक लग रहा है? और मिन वेरिएबल में तुम्हारा एक्चुअल आंसर है। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस अप्रोच की? टाइम कम्प्लेक्सिटी इस अप्रोच की सीधा सीधा दिख रही है, ऑर्डर ऑफ एन। क्यों ऑर्डर ऑफ एन? क्योंकि आप एक एक करके सारे के सारे एन एलिमेंट्स पे जाते हो और चेक करते हो कि क्या ये करंट एलिमेंट मेरे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मिनिमम से छोटा है, तो ये एक बेटर मिनिमम एलिमेंट है। दैट्स इट। टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन क्यों है? क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा टेम्परेरी स्टैक लिया, उस एक्स्ट्रा टेम्परेरी स्टैक का यूज करके ही आप एक्चुअली सारे एलिमेंट्स को एक एक करके वहां ले गए, उनको वहां पे बैकअप करा और देन वापस वहां पे यहां पे ले आए, और अब यहां पे तुम देख पा रहे हो टॉप हो गया 13 पे। ठीक है, ओके। तो देखो, ऑर्डर ऑफ एन टाइम और ऑर्डर ऑफ एन स्पेस में तो तुम कर पा रहे हो। अब ये ऑर्डर ऑफ एन टाइम और ऑर्डर ऑफ एन स्पेस ना, दिस इज फॉर वन क्वेरी। ठीक है, एक क्वेरी के लिए कंडीशन है, एक क्वेरी के लिए ये कंडीशन है। ठीक है, अब तुम्हारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ सकती हैं, गेट मिनिमम की, पॉप की एंड ऑल, राइट, तो उसको कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे? ठीक है, देखो मैं क्या कहता हूं, इसको ना थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं। यहां लगाते हैं, ठीक है, चलो। यार मैं कहता हूं कि आपको ये एलिमेंट्स ऐड करने थे ना, 10 5 6 4 13, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपको ऐड करने थे। अब मैं कहता हूं कि यार जब भी आप एलिमेंट को ऐड करते हो ना, वहां तक का जो भी मिनिमम, मान लो आपने 5 एलिमेंट ऐड करे, उन पांचों में से जो भी मिनिमम है वो कहीं स्टोर कर लो। फिर आपने एक और एलिमेंट ऐड करा, तो अब उन 6 में से कौन मिनिमम है उसको कहीं पे स्टोर कर लो। तो मैं क्या कहूंगा, मैं ना एक और टेम्परेरी स्टैक लूंगा, ये हो जाएगी हमारी टेम्परेरी स्टैक। ठीक लग रहा है? चलो, अब पहला एलिमेंट कौन सा जाना है? 10 जाना है, तो मैं 10 को अपनी गिवन स्टैक में या ओरिजिनल स्टैक में मूव कर लूंगा। ठीक है, और मैं कहूंगा कि यार 10 तो अभी पहला ही एलिमेंट है, जब आप पहले एलिमेंट को ऐड करते हो ना, तो वही एलिमेंट सबसे छोटा एलिमेंट होता है, तो आप स्टैक के टॉप पे भी 10 रिप्रेजेंट कर दो। और इस टेम्परेरी स्टैक का टॉप क्या रिप्रेजेंट करता है? मिनिमम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, राइट, मिनिमम ऑफ ऑल ऑफ द एलिमेंट्स स्टोर्ड इन द स्टैक, राइट, कि यार आपके स्टैक में जो भी एलिमेंट्स है उनमें से सबसे छोटा कौन है, राइट, वो एक्चुअली टॉप रिप्रेजेंट करेगा यहां पे। ठीक है, चलो, तो हो गया 10 10। अब देखते हैं, मान लो एक एलिमेंट डाला मैंने 7। अब तुम देखोगे यार 7 से पहले जितने भी एलिमेंट आए थे उनमें से मिनिमम कौन है? 10 है। क्या 7 लेस देन 10 है? जी हाँ, 7 लेस देन 10 है। तो 7 के आने की वजह से अब जो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए उनको एक बेटर मिनिमम मिल गया है 7, है ना। अब मान लो आ जाता है 11। क्या 11 7 से बड़ा है? नहीं, 11 7 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब इन तीन एलिमेंट्स में अभी भी सबसे बड़ा एलिमेंट 7 है। ठीक है, ओके। अब मान लो एक एलिमेंट आया 3। क्या 3 7 से छोटा है? जी हाँ, राइट, 3 7 से छोटा है, तो हम यहां पे 3 पुश कर देंगे। ठीक लग रहा है? अब कोई कहता है गेट मिनिमम,
तो जो तुम्हारी ये टेम्परेरी स्टैक है इसका टॉप हमेशा गेट मिनिमम का सही आंसर देगा। टॉप ऑफ टेम्परेरी स्टैक, टॉप ऑफ टेम्परेरी स्टैक gives us minimum element, right? Okay, now let's say again you got something like 4 4, sorry, not 4 4 4 3. Why? Because 4 is not greater than 3, right? So 3 is still there. Okay, and that's it technically. So you can see whenever I'm pushing an element, let's say I pushed 7, so till before 7 whatever was there in the stack, I will see that what is the top, because top represents for everything. For example, here we had a 3, we pushed 3, so we are going to compare 3 with all of these 3. Now you remember that this is a min stack, right? So minimum element is already present at the top. So if 3 is less than 7, we can add technically 3 here, right? Because this 3 is not greater than this group, right? ये जो 3 है ये इस ग्रुप से छोटा है, राइट? तो हम 3 को भी ऐड करेंगे। तो ये मिन स्टैक ही बताता है, जैसे ही आपने कोई एलिमेंट ऐड करा ना, उस एलिमेंट के ऐड होते ही अब आपके स्टैक में मिनिमम कौन है ये आपके कॉरेस्पॉन्डिंग काउंटर पार्ट स्टैक्स में पड़ा होगा। ये चीज काफी इंटरेस्टिंग बन जाती है। अब तुम देखो कि स्पेस कंप्लेक्सिटी तो सीधा ही दिख रही है ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा स्टैक ले लिया है। बट टाइम कंप्लेक्सिटी एक अच्छा फैक्टर है। टाइम कंप्लेक्सिटी के रिस्पेक्ट में तुम देखोगे तो पुश की टाइम कंप्लेक्सिटी ऑलरेडी ऑर्डर ऑफ 1 है, राइट? पुश की टाइम कंप्लेक्सिटी ऑलरेडी ऑर्डर ऑफ 1 है, राइट? अब उसी सेम पुश की टाइम कंप्लेक्सिटी के साथ तुम मिनिमम स्टैक में भी पुश करते हो, मिन स्टैक में भी पुश करते हो, राइट? तो अब मिन स्टैक में भी पुश करना ऑर्डर ऑफ 1 टास्क है, और जैसे ही तुमने पुश करा जो भी तुम्हारे टॉप पे है वही अभी तक की स्टैक का मिनिमम एलिमेंट बताता है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी एलिमेंट तुम्हारे टॉप पे है वो सिचुएशन बताएगा, राइट? दैट्स इट। तो टाइम कंप्लेक्सिटी क्या हो गई? टाइम कंप्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ 1, राइट? तो चलो यार, अब हम लोगों ने ये देख लिया कि एक्चुअली हम लोग ऑर्डर ऑफ n स्पेस खर्च करके लेकिन ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कंप्लेक्सिटी में चीज़ों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये अप्रोच ना कोड करना भी बहुत आसान है, क्योंकि आपको क्या रखना है, बस साथ में एक और स्टैक ही रखना है। जैसे ही कोई एलिमेंट आप डालते हो अपने पुराने मिनिमम से उसको कंपेयर कर लो, पुराना मिनिमम आपको स्टैक के टॉप पे मिलेगा, है ना? ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पे ना एक और इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि आप इस सॉल्यूशन को और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हो, राइट? अभी हम लोगों को स्पेस कंप्लेक्सिटी लग रही है ऑर्डर ऑफ n, है ना? स्पेस लग रहा है हमें ऑर्डर ऑफ n। आप इस ऑर्डर ऑफ n की स्पेस को ना एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ 1 की स्पेस से रिप्लेस कर सकते हो। मतलब आप सॉल्यूशन को इतना ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हो कि ऑर्डर ऑफ 1 की स्पेस में ही आपका काम बन जाएगा। चलो देखते हैं, ठीक है? सो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों अभी इस सॉल्यूशन को ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो? सबसे पहले ना वो प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं। सो मान लो मेरे पास ये स्टैक है, ठीक है? अगेन पुश पॉप टॉप करना तो मतलब रेगुलर वर्क है, राइट? तो आपने मान लो पुश करा 10, फिर पुश करा आपने 5, फिर पुश करा 3 एंड सो ऑन, ठीक है? अब आप चाहते हो कि आप एक्स्ट्रा स्पेस ना लो। पिछली बार आप क्या कर रहे थे, आप साथ में एक स्टैक बना के चलते थे। अगर आपने 10 डाला तो अभी तक का मिनिमम 10 है, तो स्टैक के मिनिमम स्टैक के टॉप पे भी ये हमारी मिन स्टैक हो जाती थी, इसके टॉप पे भी 10 है। अब मान लो 5 आ गया तो मिन स्टैक के टॉप पे 5 आ गया। मान लो 6 आ गया तो अभी भी मिन स्टैक के टॉप पे 5 है, क्योंकि 6 पुराने 5 जो पुराना मिनिमम है सब छोटा नहीं है। जैसे ही 3 आया आपने यहाँ पे 3 अपडेट कर दिया, क्योंकि 3 पुराने मिनिमम से छोटा। अब इससे फायदा क्या होता था, जब आप किसी एलिमेंट को रिमूव करो, मान लो इसको पॉप करा तो आप एक पॉप मिन स्टैक में भी लगा दो, इसको पॉप करा एक पॉप मिन स्टैक में भी लगा दो। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि इस स्टैक का मिनिमम क्या है, तो इस स्टैक का मिनिमम एक्चुअल में आपके पास यहां पे पड़ा हुआ है, राइट? तो अगर कुछ पॉप ऑपरेशंस हो जाती है ना, उसके बाद भी हम लोग मिनिमम को बहुत ही आसानी से फिगर आउट करके ला सकते हैं, ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ये, मान लो आपको एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना है। अगर आप चाहते हो कि आप एक्स्ट्रा स्पेस ना लो और आपको मिनिमम वैल्यू फिगर आउट करके लानी है, तो अभी मान लो जैसे एरे होती, एरे में मिनिमम कैसे फिगर आउट करके लाते? आप एक मिनिमम वेरिएबल रखते, इनिशियली उसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी कर देते, ठीक है? अच्छा, आपके पास कोई वैल्यू आई 10, क्या 10 मिनिमम से छोटा है? जी हाँ छोटा है, तो मिनिमम को अपडेट कर दो 10। फिर आया आपके पास 5,
क्या 5 अभी मिनिमम से छोटा है? जी हाँ, 5 10 से छोटा है, तो मिनिमम को अपडेट कर दो 5। 6 आया, क्या 6 मिनिमम से छोटा है? जी नहीं, छोटा नहीं है। 3 आया, क्या 3 मिनिमम से छोटा है? जी नहीं, तो मिनिमम को 5 हटा के अब हम अपडेट कर देंगे 3। अब यहां पे थोड़ा सा खेल शुरू हो जाएगा। पॉप करो जरा, एक पॉप लगाया मैंने। जैसे ही मैंने पॉप लगाया, अब मेरे पास तो ये स्टैक आ गई, इस स्टैक का मिनिमम एलिमेंट है ये। अब मुझे एक एलिमेंट को पॉप करने के बाद ये कैसे पता लगेगा कि अब मुझे मिनिमम को किस चीज पे अपडेट करना है? ये यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप ना पुराना वाला मिनिमम फेच नहीं कर पाओगे, आप पुराने वाले मिनिमम को याद नहीं रख पाओगे, राइट? जब ऑर्डर ऑफ एन की स्पेस खर्च कर रहे थे, आप पुराने वाले मिनिमम्स को भी स्टोर करके रखते थे हर लेवल पे, बट यहां पे बस एक वेरिएबल यूज कर रहे हो, क्योंकि अब अगर मान लो किसी तरह इस वेरिएबल से काम हो जाता तो ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस कंप्लेक्सिटी लगती। बट अब इस वेरिएबल को यूज करने से प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने कुछ पॉप ऑपरेशंस करी तो फिर ये वेरिएबल ढंग से काम नहीं करेगा। ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? तो मैं ना तुम्हें एक चीज 2 मिनट के लिए रेफर करता हूं। मैं कहता हूं कि अज्यूम कर लो ओनली पॉजिटिव एलिमेंट्स विल कम। तुम ना थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो कि खाली पॉजिटिव एलिमेंट्स आएंगे। पॉजिटिव एलिमेंट्स आएंगे मतलब 1 2 3 4 10 11 12 100 ऐसे, नेगेटिव एलिमेंट्स वगैरह नहीं आएंगे। अगर ऐसा केस है तो चलो देखते हैं। अब तुम खुद बताओ, मान लो तुम्हारे पास इस मिनिमम वेरिएबल में कोई पुराना मिनिमम पड़ा है और तुम्हारे पास एक वैल्यू है x, जो कि क्या है? इनकमिंग वैल्यू टू बी एडेड। इनकमिंग वैल्यू टू बी एडेड, ये जो वैल्यू x है ना, ये वो वैल्यू है जो अब तुम स्टैक पे डालोगे, ठीक है? तो इनिशियली मिनिमम क्या है? प्लस इन्फिनिटी है। स्टैक पे तुमने डाला 10। इज 10 लेस देन प्लस इन्फिनिटी? देखो 10 लेस देन प्लस इन्फिनिटी है, तो तुम मिनिमम को अपडेट कर देते हो 10, है ना? तो जब कभी भी इनकमिंग वैल्यू x की वैल्यू मिनिमम से छोटी होगी, इफ इट इज लेस देन मिनिमम, देन वी अपडेट x और वी अपडेट मिनिमम टू x, राइट? अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता लगेगा x माइनस मिनिमम इज लेस देन 0। जब भी आपके पास एक ऐसी x की वैल्यू आती है जो आपके पुराने मिनिमम से छोटी है, तो x माइनस मिनिमम एक नेगेटिव वैल्यू बनता है, ठीक है? अब तुम कहोगे कि अच्छा सर, इससे फायदा क्या है? मतलब ये सब आप क्यों बता रहे हो? यार तुम खुद सोचो। अब यहां पे तो जो होना था हो गया, पहली वैल्यू के लिए तो जो होना था हो गया। अब इसके बाद वैल्यू देखते हैं। मान लो तुम्हारे पास 5 आया, क्या 5 10 से छोटा है? जी हाँ, छोटा है। तो इसका मतलब 5 माइनस 10 लेस देन 0 है। तो आप पता है क्या करो, आप अपनी स्टैक में ना इस इनकमिंग वैल्यू x की जगह, इस इनकमिंग वैल्यू 5 की जगह x माइनस मिनिमम डाल दो, 5 माइनस 10 डाल दो। 5 माइनस 10 क्या हो गया? -5। तुम कहोगे सर ये 5 माइनस मिनिमम, सॉरी x माइनस मिनिमम क्यों डाल रहे हो? x डालना चाहिए, तुम आप तो वैल्यू खराब कर दोगे। अभी पता लगेगा। अब देखो, मैंने यहाँ पे x माइनस मिनिमम ऐड कर दिया और अब मिनिमम को x से अपडेट कर दूंगा, ठीक है? और x की वैल्यू क्या थी? 5 थी, ठीक है? अब एक और वैल्यू डालते हैं 6। इज 6 लेस देन 5? क्या 6 5 से छोटा है? जी नहीं, 6 5 से छोटा नहीं है, तो 6 को एज इट इज डाल दो, ठीक है? अगली वैल्यू आई 7। क्या 7 5 से छोटा है? नहीं, तो 7 को एज इट इज डाल दो। अगली वैल्यू आई 2। क्या 2 5 से छोटा है? इज 2 लेस देन 5? यस। एंड 2 माइनस 5 इज लेस देन 0। तो आप एक काम करो, 2 की जगह 2 माइनस 5 दैट इज -3 ऐड कर लो और यहां पे मिनिमम को अपडेट कर दो 2 पे, ठीक है? अब तुम कहोगे सर ठीक है, मतलब आपने बस अभी तक इतना सा ही चेंज करा है कि आप हमेशा पहले x वैल्यू पुश करते थे, तो जो भी इनकमिंग वैल्यू आती थी, और मिनिमम अपडेट करते थे। अब आप x माइनस मिनिमम पुश कर रहे हो। चलो देखते हैं इससे फायदा क्या होगा। यार तुम कुछ सोचो, ये जो मिनिमम है ये मान लो ओल्ड मिनिमम है, ये x तुम्हारा इनकमिंग एलिमेंट है। x माइनस मिनिमम करने से तुम्हें एक वैल्यू मिलती है y। ये वैल्यू y तुम स्टैक में पुश कर रहे हो, है ना? और ये वैल्यू x तुम मिनिमम में अपडेट कर देते हो। तो जो ये ओल्ड मिनिमम है, इसको कंप्यूट करने के लिए मैं कुछ ऐसा नहीं लिख सकता? यहां लिखता हूं मैं, मिनिमम इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। कि यार ये x वैल्यू आपने कहां स्टोर करी हुई है? मिनिमम वेरिएबल में, वहां से वो ले आओ। y तुम्हारा स्टैक के टॉप पे पड़ा ही होगा। इन दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओल्ड मिनिमम आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा ओल्ड मिनिमम।
कि यार इस एलिमेंट से पहले मिनिमम कौन था। चलो अभी देखते हैं, एक्शन पे देखते हैं इस चीज को। अच्छा, अब सबसे पहली बात तो क्या है कि हमें ये पता कैसे लगेगा कि स्टैक के किस एलिमेंट पे एक्चुअली मिनिमम अपडेट हुआ था। तुम ये देखो, हमेशा जब भी तुम्हें कंस्ट्रेंट मैंने गिवन दिया था ना कि सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव होंगे, अब अगर सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं तो इस स्टैक में तो कुछ नेगेटिव भी पड़े हैं। वो नेगेटिव एलिमेंट्स ये दिखाते हैं कि जब ये वाला पर्टिकुलर एलिमेंट ऐड हुआ था, जैसे मान लो ये पर्टिकुलर एलिमेंट ऐड हुआ, ये पर्टिकुलर एलिमेंट ऐड हुआ था, इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स के ऐड होते टाइम मिनिमम को अपडेट किया गया था। तो अगर इनके ऐड होते होते टाइम मिनिमम को अपडेट किया गया था, मतलब इस वैल्यू के आने से पहले मिनिमम अपडेट करी गई थी, तो अगर इस वैल्यू को मैं हटाऊंगा तो भी मिनिमम को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि तब मिनिमम पुरानी वाली वैल्यूज पे पॉइंट करेगा, है ना। तो चलो देखते हैं। अब मान लो मुझे -3 उड़ाना है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो गई -3, x की वैल्यू क्या हो गई 2, क्योंकि वो मिनिमम में पड़ा है। तो ओल्ड मिनिमम निकालना है। ओल्ड मिनिमम होगा, ओल्ड मिनिमम निकाल रहे हैं। स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा है -3 पड़ा है, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू अभी हमारी पड़ी है मिनिमम वैल्यू पड़ी है हमारे पास 2, और हमने ऐड क्या किया था वो देख लेते हैं। हमने 10 ऐड किया था, फिर 5 ऐड किया था, ठीक है। हाँ, तो हमने यहाँ पे ना ऐड करते टाइम थोड़ी सी गलती करी है, बट चलो एक काम करते हैं, दोबारा से ऐड करते हैं, ठीक है। अब तुम्हें ये पता लग गया कि मैं इंसर्ट क्या करूंगा और पुराना मिनिमम फेच कैसे करूंगा, ठीक है। चलो एक 10 पुश करते हैं, तो यहाँ पे 10 पुश कर दिया और मिनिमम हो गया 10, ठीक है। 5 पुश करते हैं, क्या 5 की वैल्यू लेस देन 10 है? जी हाँ। तो आप 5 पुश नहीं करोगे, आप 5 माइनस 10 पुश करोगे, मतलब आप -5 पुश करोगे। फिर आया 6, क्या 6 की वैल्यू लेस देन, और यहाँ पे 5 से अपडेट भी कर दोगे। क्या 6 की वैल्यू लेस देन 5 है? जी नहीं, तो 6 को एज इट इज। क्या 7 की वैल्यू लेस देन 5 है? जी नहीं, 7 एज इट इज। 2, क्या 2 की वैल्यू लेस देन 5 है? जी हाँ, तो यहाँ पे -3, और यहाँ पे मिनिमम अपडेट कर देंगे 2, ठीक है। चलो अब यहां से पॉप करना शुरू करते हैं। इस -3 को पॉप करने वाले हो, तो ये y एलिमेंट -3 को रिप्रेजेंट करता है। y एलिमेंट -3 को रिप्रेजेंट क्यों करता है? क्योंकि y वो वैल्यू है जो आप x माइनस मिनिमम करके कंप्यूट करके लाए, और -3 वही वैल्यू है जो x माइनस मिनिमम करके आप कंप्यूट करके लाए थे, और ये ओल्ड मिनिमम था, और फिर आपने इसको अपडेट कर दिया था। तो ये वैल्यू तो हो जाएगी y। x क्या होगा? तुम्हें याद हो तो, अगर x हमेशा लेस देन मिनिमम था, तो इस वैल्यू को पुश करने के बाद तुम मिनिमम में x अपडेट कर देते थे, है ना। तो अब x माइनस मिनिमम कर लेते हैं। तो x की वैल्यू मिनिमम में पड़ी है 2 माइनस -3, 2 माइनस -3 इज ओल्ड मिनिमम। तो अगर तुम यहां से -3 को हटा दोगे, तो इन सारी वैल्यूज में जो ओल्ड मिनिमम था वो था एक्चुअली 5। देखो 2 से पहले 5 था। चलो अब मिनिमम को दोबारा अपडेट कर देते हैं 5, ठीक है। चलो अब यहां पे क्या ये नेगेटिव वैल्यू है? नहीं, तो सीधा रिमूव कर देंगे, कोई बात नहीं। क्या ये नेगेटिव वैल्यू? नहीं, सीधा रिमूव कर देंगे। क्या ये नेगेटिव वैल्यू है? जी हाँ। नेगेटिव वैल्यू हमेशा क्या रिप्रेजेंट करती है कि यार इस पोजीशन पे मैंने मिनिमम को अपडेट किया होगा, तो इस वैल्यू को हटाने से भी मिनिमम अपडेट होगा। तो ये वैल्यू हो गई -5, और मिनिमम में क्या पड़ा है 5, मतलब वो क्या है x। तो 5 माइनस -5 इज 10। तो आप यहां पे इसको 10 अपडेट कर दो, और आप देख सकते हो कि अब यहां पे मिनिमम वैल्यू है 10। तो बहुत ही आसानी से अगर आपके पास सारे पॉजिटिव वैल्यूज हो, तो आप ये फिगर आउट करके ला पाओगे कि यार अगर मैंने इस पर्टिकुलर एलिमेंट को पॉप आउट कर दिया, तो इससे पहले मेरा ओल्ड मिनिमम क्या था। अब तुम्हें लगेगा ठीक है सर, मतलब लुक्स गुड, बट प्रॉब्लम ये है कि यहां पे मैंने एक कंस्ट्रेंट लिया है सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट्स का। क्या होगा कि अगर नेगेटिव एलिमेंट्स भी आ जाएं? अब नेगेटिव एलिमेंट्स में कैच होगा, यार नेगेटिव एलिमेंट्स तो मतलब हो सकता है ना किसी को माइनस करने के बाद वैसे ही नेगेटिव बन जाए, है ना। मतलब 10 है, फिर मान लो 5 आया, तो 5 पे तुमने -1 ऐड कर दिया। अब -1 आना था, -1 इज लेस देन -5, ठीक है। तो आपने -1 माइनस ऑफ -5, आपने यहाँ पे 4 पुट कर दिया। देखो अब यहाँ पे टेक्निकली आपको एक नई मिनिमम वैल्यू मिली थी, बट आपने तो पॉजिटिव पुट कर दिया। तो जो आप वो मार्कर लेकर चल रहे थे, जो आप वो सिग्नल लेकर चल रहे थे ना कि यार जब नेगेटिव वैल्यू आएगी, या जब नेगेटिव वैल्यू आई थी, तब एक्चुअली मैंने अपना मिनिमम अपडेट करा था। अब यहाँ पे मिनिमम अपडेट होगा क्योंकि -1 आया है, बट वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। तो ये ना नेगेटिव एलिमेंट्स के साथ ये खेल नहीं चलेगा, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। देखते हैं। मैंने आपको कहा कि x की वैल्यू इज लेस देन मिनिमम, एंड x माइनस मिनिमम इज लेस देन 0। ठीक लग रहा है? ओके। अब सोचने की बात क्या है कि जब भी आपके पास ये वैल्यू हिट करती है ना x माइनस मिनिमम, देन वी अपडेट
मिनिमम टू एक्स, ठीक है, तब हम लोग मिनिमम को एक्स से अपडेट कर देते हैं। ठीक लग रहा है? चलो, तो अब मैं पता है क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि यार जब आपको वैल्यूज को पुश करना है ना, तो अभी भी आप वैल्यूज को एक्स माइनस मिनिमम से ही पुश करो, ठीक है, क्योंकि हमें पॉजिटिव के केसेस में तो पता है कि ये बहुत बढ़िया से सही सही तरीके से चल जाएगा, ठीक है। बट अब तुम खुद सोचो कि अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उस चीज को आप कैसे हैंडल करोगे, राइट? क्योंकि अब हो सकता है यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो आपके पास नई छोटी वैल्यू आ रही है वो क्या हो, नेगेटिव हो या फिर वो पॉजिटिव हो। इस चीज के ऊपर भी केसेस एक्चुअली डिपेंड करेंगे, राइट? तो अब फिगर आउट करते हैं कि कैसे हम लोग एक्स माइनस मिनिमम वाली स्ट्रैटेजी से ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में नेगेटिव नंबर्स को भी हैंडल कर पाएंगे। तो चलो यार देखते हैं। अब मान लो आपके पास कोई इनकमिंग वैल्यू आ रही है एक्स, अगर वो वैल्यू मिनिमम से छोटी है तो एक्स माइनस मिनिमम की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, और अगर वो मिनिमम से बड़ी है तो एक्स माइनस मिनिमम की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। कैन आई से दैट? है ना? इसका मतलब जब भी आपके पास कोई इनकमिंग एलिमेंट आता है और वो हमारे पुराने मिनिमम से छोटा है तो एक्स माइनस मिनिमम एक नेगेटिव वैल्यू जनरेट करता है, और एक अगर वो बड़ा है पुराने मिनिमम से तो एक्स माइनस मिनिमम एक पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करता है। अब पुरानी अप्रोच में तो हमने क्या करा था, जब एक्स की वैल्यू लेस देन मिनिमम आती है सिर्फ तब एक्स माइनस मिनिमम डालेंगे, अगर ग्रेटर देन मिनिमम आती है तो एक्स सीधा डाल देंगे। अब मैं आपको बस इतना सा चेंज करने के लिए कह रहा हूं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वैल्यू छोटी आ रही है या वैल्यू बड़ी आ रही है, आप हमेशा एक्स माइनस मिनिमम डालो, ठीक है। चलो देखते हैं। मैं कहता हूं आपके पास एक वैल्यू है मिनिमम जो है प्लस इन्फिनिटी। पहली वैल्यू को हम लोग एक्सेप्शन देंगे, मान लो यहाँ पे 10 आता है तो हमने यहाँ पे 10 डाल दिया, ठीक है। अब देखते हैं, अब आपको 5 डालना है ना, अब आपको 5 डालना है, तो आप देखोगे कि क्या 5 की वैल्यू लेस देन मिनिमम है या 5 लेस देन 10 है? जी हाँ, तो आप 5 माइनस 10 डालो, 5 माइनस 10 इज -5, और आपने यहाँ पे मिनिमम अपडेट कर दिया 5, ठीक है। अब आपके पास वैल्यू आ रही, मान लो यहाँ पे आई थी वैल्यू 10, यहाँ पे आई थी वैल्यू 5। अब आपके पास कोई कहता है पुश 6, तो देखो 6 की वैल्यू तो ग्रेटर देन 5 है, राइट? अगर 6 की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है तो भी आप 6 माइनस 5 ऐड करो, 1 हो गया, 6 माइनस 5 1 हो गया। यहां पे कुछ भी अपडेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 6 मिनिमम से छोटा नहीं है। अब आपके पास 12 आया, क्या मैं कह सकता हूं कि 12 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5, राइट? अब अगर आप ये 12 माइनस 5 वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, राइट? सो 12 माइनस 5 इज 7, और अभी भी हम लोग मिनिमम को अपडेट नहीं करेंगे। अब चलो मिनिमम को अपडेट करते हैं, लेट से मैंने कर दिया -1 ऐड करेंगे। क्या -1 लेस देन है 5 के? जी हाँ, तो -1 माइनस 5 इज व्हाट, लेस देन 0, दैट इज -6। तो आप एक काम करो, इनकमिंग एलिमेंट माइनस मिनिमम डालो, सो -1 माइनस 5 इज -6, ठीक है। अच्छा, और वैल्यू ऐड करते हैं। अब मान लो -5 वैल्यू ऐड करनी है, तो क्या -5 इज लेस देन, और यहाँ पे वैल्यू -1 हो गई, क्या -5 लेस देन -1 है? यस, सो -5 माइनस -1, -5 प्लस 0, राइट? और सॉरी माय बैड, -5 प्लस 1 इज लेस देन 0, -4 इज लेस देन 0, ठीक है। तो तुम देखो, अगर तुम्हें -5 ऐड करना है और पुराना मिनिमम -1 है, तो तुम क्या करोगे, x माइनस मिनिमम, तो यहाँ पे -4 ऐड कर दोगे। तुम देख सकते हो जब भी तुम कोई नेगेटिव वैल्यू ऐड कर रहे हो ना, जब कभी भी तुम कोई नेगेटिव वैल्यू ऐड कर रहे हो, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां, हर टाइम जब नेगेटिव वैल्यू ऐड हुई है तब मिनिमम अपडेट किया गया है। तो अगर तुम्हें नेगेटिव वैल्यूज को हटाओगे तो भी तुम्हें मिनिमम पुराने मिनिमम पे अपडेट करके लाना पड़ेगा। जहां पे भी वैल्यू पॉजिटिव है वो ओरिजिनल एलिमेंट नहीं है, यहां पे कोई भी ओरिजिनल एलिमेंट नहीं है, हर एलिमेंट की जगह मैंने x माइनस मिनिमम ऐड किया है। तो एक्चुअली मैंने अपनी स्टैक में कभी भी ओरिजिनल एलिमेंट को मेंटेन ही नहीं करा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे तुम देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि x माइनस ओल्ड मिनिमम इज इक्वल्स टू y, ठीक है। x माइनस ओल्ड मिनिमम इज इक्वल्स टू y, y की वैल्यू हमारे पास यहां पे पड़ी है और x की वैल्यू हमारे पास यहां पे पड़ी है जो मिनिमम में था, क्योंकि यही इनकमिंग एलिमेंट था। इनकमिंग एलिमेंट बस हमें ये पता है लास्ट वाला मिनिमम, तो हम लोग टेक्निकली ओल्ड मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? ओल्ड मिनिमम इज व्हाट, x माइनस y, है ना? सो -1 -4, ठीक है। और एक काम करते हैं, सॉरी माय बैड, यहाँ पे -1 के बाद -5 अपडेट भी तो होना, राइट? -1 के बाद और छोटा एलिमेंट मिला ना। चलो देखते हैं, अब देखते हैं -4 -5, सी x माइनस वाई इज ओल्ड मिनिमम, राइट? और आई गेस
x ये है -5 -4 है ना, ये देखो -5 x में पड़ा है क्योंकि यही x की वैल्यू मैं मिनिमम में अपडेट करता हूँ, और टॉप पे y पड़ा है जो कि है -4, सो -5 + 4 इज -1। ठीक है, तो अगर तुम इस एलिमेंट को हटाओगे तुम्हारा लास्ट मिनिमम आएगा -1। ठीक है, चलो एक और पॉप करते हैं। अगर इसको पॉप करेंगे तो -1 -6 इज इक्वल्स टू +5, इसको पॉप करेंगे तो देखो वापस +5 पे आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहां देखते हैं 7 की वैल्यू है पॉजिटिव। 7 की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब इस एलिमेंट को हटाने से ना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस एलिमेंट को हटाने से मिनिमम अपडेट नहीं करा गया था। अगर मिनिमम अपडेट नहीं करा गया था तो इसको हम लोग सीधा ही हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और ये ध्यान रखना ये 7 कभी ओरिजिनल एलिमेंट नहीं था, ये 7 भी कंप्यूट होकर x माइनस मिनिमम में से ही आया था। तो कभी कभी आपको ऐसा हो सकता है, देखो अगेन पॉजिटिव वैल्यू तो ये कुछ कंट्रीब्यूट तो करेंगे नहीं, राइट। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए कि अभी टॉप पे क्या पड़ा है। अब टॉप पे 1 नहीं पड़ा, 1 एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है किसी और चीज को, राइट। 1 एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है किसी और चीज को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू की ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है तो तुम कर दो मिनिमम प्लस टॉप। ठीक है, तो मिनिमम क्या है? 5 है, 5 + 1 6। तो तुम देख सकते हो कि अगर इस एलिमेंट को देखा जाए तो इस एलिमेंट पे 6 ऐड किया गया था, ये 6 के लिए 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको पॉप कर देते हैं -5। अब ये -5 एक्चुअली किसको पॉइंट कर रहा है, या -5 की एक्चुअल वैल्यू क्या है? यहां पे वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब मिनिमम अपडेट किया गया होगा। तो जो भी मिनिमम की वैल्यू है वही वैल्यू एक्चुअली ऐड होनी होगी। देखो यहाँ पे 5 ऐड होना था, 5 ही पड़ी है, राइट। तो इसको भी हम लोग रिमूव कर देंगे। एट लास्ट हमारे पास 10 आएगा, इसको अलग से हैंडल कर लेंगे एंड दैट्स इट। तो तुम देख पा रहे हो कि मैंने वही x माइनस मिनिमम का फॉर्मूला लगाया। इससे पता क्या लगता है कि अगर इनकमिंग एलिमेंट मिनिमम से छोटा है तो x माइनस मिनिमम हमेशा नेगेटिव रहेगा। अगर इनकमिंग एलिमेंट मिनिमम से बड़ा है तो x माइनस मिनिमम हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो तुम्हारे पास जो भी एलिमेंट आए ना, उस एलिमेंट को सीधा मत डालो स्टैक में, तुम उस एलिमेंट की जगह x माइनस मिनिमम को डालो स्टैक में। इससे फायदा क्या होगा, जब वो एलिमेंट हटाया जाएगा ना, तब इस x माइनस मिनिमम का यूज करके हम लोग ओल्ड मिनिमम निकाल सकते हैं। ये ट्रिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, राइट। और आई बिलीव कि सबको इंट्यूशन समझ में आ रहा होगा। इंटरनेट पे बहुत सारे लोग मतलब इसको 2x माइनस मिन वगैरह करके सॉल्व करते हैं, बट वी कैन डेफिनेटली सॉल्व इट विदाउट दैट। वो वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंट्यूटिव नहीं लगता है मुझे, ये ज्यादा बेटर इंट्यूटिव है, क्योंकि तुमने पहले खुद ही देखा जब सारे पॉजिटिव वैल्यूज थी तो x माइनस मिनिमम सही चल रहा था, क्योंकि वो छोटी वैल्यूज को नेगेटिव दे देती थी। अब नेगेटिव वैल्यू भी इंट्रोड्यूस हो गई है, तो अब x माइनस मिनिमम सारी वैल्यूज को ही प्रोसेस करेगी। जहां पे भी वैल्यू नेगेटिव है वहां पे एक्चुअली मिनिमम का चेंज किया गया है, जहां पे भी वैल्यू पॉजिटिव है वहां पे मिनिमम का चेंज नहीं करा गया। यही टोटल क्रक्स है। टाइम कम्प्लेक्सिटी सॉल्यूशन की ऑर्डर ऑफ 1, स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लग रहा है और बस ये x माइनस मिनिमम के फॉर्मूला के साथ खेलना है, दैट्स इट। सो आई होप कि ये लॉजिक बिल्डिंग पार्ट या फिर कहूं एक्सप्लेनेशन पार्ट सब लोगों को क्लियर है रिगार्डिंग स्टैक्स, मिन स्टैक, राइट। तो चलो यार, अब हम लोग अपने मिन स्टैक की प्रॉब्लम को एक्चुअली कोड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लीड कोड पे ये प्रॉब्लम अवेलेबल है, राइट, प्रॉब्लम नंबर 155। ठीक है, इस प्रॉब्लम में आपको ऑलरेडी एक क्लास बनाई हुई गिवन है और बहुत सारे फंक्शंस गिवन है जो आपको फिलअप करने हैं। ठीक है, तो देखो अब इस मिन स्टैक को बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक इंटरनल स्टैक रख लूँगा। अब देखो ये इंटरनल स्टैक में रख रहा हूँ क्योंकि इंप्लीमेंटेशन सिंपल बनाना चाहता हूँ। आप चाहो तो दोबारा स्क्रैच से पूरी लिंक लिस्ट वाली स्टैक बना सकते हो और फिर उस लिंक लिस्ट वाली स्टैक के साथ ये मिन वेरिएबल वाला चॉइस रख सकते हो। ठीक है, बट अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए इंटरनल स्टैक ले लूँगा और मैं एक और वेरिएबल लूँगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं ना एक हैश डिफाइन डालूंगा लॉन्ग लॉन्ग इंट का। लॉन्ग लॉन्ग इंट का हैश डिफाइन इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इस प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट्स काफ़ी टाइट है, तो इंट की रेंज से चीज़ें बाहर जा सकती हैं। तो आप इसको लॉन्ग लॉन्ग इंट की स्टैक बना लो और एक वेरिएबल ले लेंगे मिन और उसको इनिशियलाइज कर देंगे इंट मैक्स से। ठीक है, तो हमने क्या करा है, हमने प्लस इन्फिनिटी के साथ अपना मिन वेरिएबल एक्चुअली इनिशियलाइज कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक एक करके हम लोग ये सारे वेरिएबल्स को ऐड करेंगे। वेरिएबल्स को ऐड करने के लिए मैंने तुम्हें कंस्ट्रेंट क्या बताया था कि जब भी कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो, मान लो इनकमिंग वैल्यू x है, तो आपको क्या करना है, x नहीं डालना है, आपको x माइनस मिनिमम वैल्यू को एक्चुअली ऐड करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग पुश कर रहे होंगे तो हम लोग बस ये चेक करेंगे
कि भाई अगर हमारी जो स्टैक है वो इन केस एम्प्टी है, तो मतलब ये पहला एलिमेंट डाल रहे थे, पहले एलिमेंट में कुछ एक्स माइनस मिनिमम का लॉजिक नहीं होगा, पहले एलिमेंट के टाइम तो मिनिमम तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा और स्टैक में तुम जाके पुश कर सकते हो वैल, ठीक है। अदरवाइज अगर मान लो कि ये जो इनकमिंग एलिमेंट है इसकी इससे पहले ऑलरेडी स्टैक में कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, तो हमेशा आप क्या करोगे, स्टैक में क्या पुश करोगे, वैल माइनस मिनिमम, जो कि है एक्स माइनस मिनिमम टेक्निकली, है ना। और फिर आप ये चेक करोगे कि क्या जो इनकमिंग वैल्यू है वो मिनिमम से छोटी है। अगर ऐसा है तो आप मिनिमम को अपडेट कर दो इनकमिंग वैल्यू के साथ, ठीक लग रहा है। सो अब हम लोग क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे हम लोगों ने डजेंट मैटर कि वैल्यू हमारे मिनिमम से बड़ी आ रही है छोटी आ रही है, आप हमेशा एक्स माइनस मिनिमम या मैं कहूँ वैल माइनस मिनिमम ही एक्चुअली पुश कर रहे होते हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि पॉप में क्या हो रहा होगा। देखो पॉप में क्या होगा, अगर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है मतलब उस टाइम पे मिनिमम चेंज नहीं हुआ है, और अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू है तो मिनिमम चेंज हुआ है। तो सबसे पहले तो ये देख लेंगे कि यार इफ नॉट दिस ऑफ स्टैक डॉट एम्प्टी, ठीक है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि स्टैक यार एम्प्टी ना हो, ठीक है, स्टैक एम्प्टी ना हो। और उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे कि जो स्टैक का टॉप है क्या वो वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव या जीरो है। अगर ऐसा है तो इसको मतलब रिमूव करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम में कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो इसको रिमूव करने से मिनिमम में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, आपका ओल्ड मिनिमम आपको वापस चाहिए, ओल्ड मिनिमम की वैल्यू होगी एक्स माइनस वाई, वाई है स्टैक का टॉप, ठीक है। और अब आप इसको पॉप कर दो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर कोई कहेगा गेट मिनिमम, तब तो आपको सीधा रिटर्न कर देना है दिस एरो एम एन। बस एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि मान लो अगर स्टैक का जो साइज है वो 1 है, तो इसका मतलब इकलौता एलिमेंट है वहां पे, राइट। एंड टेक्निकली वो वाला केस भी यहाँ पे डायरेक्टली हैंडल हो ही जाएगा, तो आप इसको इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमेशा मेरे पास मिनिमम की वैल्यू एम एन वेरिएबल में पड़ी है। टॉप देखते हैं। अब टॉप के लिए क्या होगा, अगर स्टैक का साइज 1 है तो जो हमारा टॉप है वो एक्चुअल एलिमेंट है, उसको हमने ऐसे वैल माइनस या एक्स माइनस मिन करके नहीं डाला है, तो मैं यहीं से रिटर्न कर जाऊंगा स्टैक का टॉप। और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या स्टैक का टॉप लेस देन जीरो है, क्योंकि अगर वो लेस देन जीरो है इसका मतलब करंटली उस वैल्यू को मिनिमम रिप्रेजेंट करता है, तो रिटर्न दिस एरो मिनिमम। और अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है तो रिटर्न मिनिमम प्लस स्टैक का टॉप, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि जब वो पॉजिटिव वैल्यू है तब एक्चुअली मिनिमम ने उसको अपडेट करके डाला है, बट मिनिमम अपडेट नहीं हुआ है। बट जब नेगेटिव वैल्यू होती है ना तो मिनिमम खुद भी ओरिजिनल वैल्यू से अपडेट हो जाता है। तो अगर तुम्हें पता है कि स्टैक के टॉप पे नेगेटिव पड़ा है तो जो ओरिजिनल एलिमेंट है वो मिनिमम वेरिएबल में ऑलरेडी स्टोर्ड होगा। रन करके देखते हैं इस कोड को, सही चल रहा है, सबमिट करते हैं और तुम देख सकते हो काफ़ी आसानी से हम लोगों ने प्रॉब्लम सबमिट भी कर ली है। तो अब इस अप्रोच में तुम देख पाओगे कि जो गेट मिन की स्पेस कम्प्लेक्सिटी और टाइम कम्प्लेक्सिटी वो है ऑर्डर ऑफ 1, और बाकी सारे ऑपरेशंस की स्पेस और टाइम कम्प्लेक्सिटी भी है ऑर्डर ऑफ 1। सो आई होप द लॉजिक फॉर हाउ यू कैन कैलकुलेट मिन स्टैक इज क्लियर टू एवरीवन। अब यहां से हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हॉप ऑन करते हैं एंड देखते हैं व्हाट दैट प्रॉब्लम हैज टू ऑफर। चलो यार, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेज दैट कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ब्रैकेट्स दैट वी नीड टू रिमूव टू मेक द गिवन ब्रैकेट सीक्वेंस बैलेंस्ड। आप कितने ऐसे ब्रैकेट्स को रिमूव कर सकते हो सच दैट जो गिवन ब्रैकेट सीक्वेंस है वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। सो हम लोग ने ऑलरेडी वैलिड पैरेंथेसिस टाइप का क्वेश्चन करा हुआ है कि यार इस टाइप की इक्वेशन, ये एक वैलिड पैरेंथेसिस है, ये एक वैलिड पैरेंथेसिस है, लेकिन ये एक वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है, है ना।
तो अब आपको ये बताना है कि अगर आपको एक गिवन ब्रैकेट सीक्वेंस या गिवन पैरेंथेसिस की सीक्वेंस गिवन है, तो उसमें से आप कितने पैरेंथेसिस रिमूव करोगे कि वो पूरी सीक्वेंस बैलेंस हो जाए। हो सकता है आपको 0 पैरेंथेसिस रिमूव करने हो सकता है आपको 1 पैरेंथेसिस रिमूव करने हो, एंड सो ऑन। तो देखो ये प्रॉब्लम बहुत आसान है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी वैलिड पैरेंथेसिस से ये प्रॉब्लम सॉल्व करी हुई है कि यार कोई मतलब स्टैक्स का यूज करके वैलिड पैरेंथेसिस वाली प्रॉब्लम सॉल्व करी हुई है कि यार अगर कोई भी पैरेंथेसिस के सीक्वेंस गिवन है, उसको वैलिड चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यार जब भी आपके पास एक ओपनिंग पैरेंथेसिस आ रहा है, तो वो वेट करेगा कि आगे चल के कभी ना कभी एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगा, और उसके अंदर की अगर सीक्वेंस प्रॉपरली बैलेंस्ड है तो ये टोटल सीक्वेंस भी बैलेंस्ड है, राइट। और आपको पता है कि एट लास्ट अगर तुम्हारे पास स्टैक में कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि यार आपको एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया, आपने एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस रीड किया, बट स्टैक में कोई भी ओपनिंग पैरेंथेसिस था ही नहीं, तो इस क्लोजिंग पैरेंथेसिस को कभी कोई काउंटर पार्ट कर ही नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल चलो देखते हैं, जैसे मान लो आपके पास ये सीक्वेंस है। अब अगर इसको आप स्टैक में डालोगे तो देखो सबसे पहले एक ओपनिंग पैरेंथेसिस आया, आपने डाल दिया, एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया। अब क्या स्टैक पे कोई ओपनिंग पैरेंथेसिस पड़ा है? जी हाँ पड़ा है, तो इसको रिमूव कर दिया। अब देखो एक और क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया, अब क्या स्टैक में कोई ओपनिंग पैरेंथेसिस है? जी नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो इस पैरेंथेसिस को का रिमूव होना डैम श्योर है, क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कभी कोई ओपनिंग नहीं मिलने वाली है, राइट। सिमिलर चीज हो सकती है बिल्कुल ही स्टार्ट में भी कि यार मतलब पहला पैरेंथेसिस ही है और स्टैक पूरी एम्प्टी है, तो इस पैरेंथेसिस को रिमूव होना होगा। और ऐसा लास्ट में भी हो सकता है, मान लो आपके पास प्रॉपरली ऐसे सीक्वेंस था जो बैलेंस था, और लास्ट में आपके पास 3 एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस है, तो देखो क्या होगा, ये ओपनिंग पैरेंथेसिस जाएगा, ये ओपनिंग पैरेंथेसिस जाएगा, फिर 2 क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, दोनों रिमूव हो जाएंगे, फिर एक ओपनिंग पैरेंथेसिस जाएगा, फिर एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस जाएगा, और अब देखो यहां पे एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस है पर स्टैक एम्प्टी है, तो ये पैरेंथेसिस रिमूव होना चाहिए। एक और क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, स्टैक एम्प्टी है, ये भी रिमूव होना चाहिए, लास्ट वाला भी रिमूव होना चाहिए, तो टेक्निकली ये तीनों के तीनों रिमूव हो जाने चाहिए। तो सिंपल लॉजिक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या होगा कि यार आप वैलिड पैरेंथेसिस की तरह अपने पैरेंथेसिस को रीड करना शुरू करो। अगर आपके पास कोई ओपनिंग पैरेंथेसिस आता है उसको स्टैक में डाल दो। अगर आपके पास कोई क्लोजिंग पैरेंथेसिस आता है तो आप चेक करो कि क्या स्टैक में ऑलरेडी कुछ एलिमेंट्स हैं जो की ओपनिंग पैरेंथेसिस है या नहीं है। अगर है तो ये लोग आपस में न्यूट्रलाइज कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके पास एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया और स्टैक में कुछ भी नहीं पड़ा था, इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्लोजिंग पैरेंथेसिस को कभी भी अपना ओपनिंग पैरेंथेसिस या इसके लिए वेट करता हुआ ओपनिंग पैरेंथेसिस पहले कभी नहीं मिला। दैट्स वाई ये हमारे आंसर का पार्ट होगा, तो इसमें आप काउंट प्लस प्लस कर दोगे। दैट्स इट। इतना छोटा सा काम करने से आपका काम बन जाना चाहिए, राइट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी सॉल्यूशन की ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि आप सारे के सारे पैरेंथेसिस कैरेक्टर्स पे एक एक बार जा रहे हो। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हम लोग एक स्टैक मेंटेन करके चल रहे हैं। तो आई होप द ओवरऑल लॉजिक टू द प्रॉब्लम कि कैसे आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं ये सबको क्लियर है। मैं एक छोटा सा ना सूडो कोड टाइप का आपके सामने लिखने की कोशिश करता हूं। आप क्या करोगे, एक स्टैक बना लोगे कैरेक्टर की st, ठीक है, और आप अपनी स्ट्रिंग पे आइटरेट करोगे। अगर तो जो करंट कैरेक्टर है वो ओपनिंग पैरेंथेसिस है तो आप स्टैक में उसको पुश कर लो, ठीक है। एल्स अगर वो ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं है तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है। तो अगर आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है, इज नॉट स्टैक डॉट एम्प्टी, ठीक है, तो आप कर दो स्टैक डॉट पॉप, क्योंकि अब इस क्लोजिंग पैरेंथेसिस के लिए कोई ना कोई ओपनिंग पैरेंथेसिस वेट कर रहा था। अदरवाइज काउंट प्लस प्लस, मतलब अगर ऐसा है कि कोई भी ओपनिंग पैरेंथेसिस वेट कर ही नहीं रहा था, तो इसका मतलब ये करंट क्लोजिंग पैरेंथेसिस रिमूव हो जाना चाहिए। सो काउंट प्लस प्लस, यहां पे आप काउंट रख लो, एक काउंट वेरिएबल इक्वल्स टू 0, एट लास्ट रिटर्न काउंट, ठीक है। देखो इतने सिंपल से कोडिंग इंप्लीमेंटेशन से आपका काम बन जाएगा। So I hope the overall logic and the pseudo code that I have written in front of you is clear to everyone. तो चलो यार अब हम लोग अपनी नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। बट नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स पे जाने से पहले हमें कुछ ना टर्मिनोलॉजीज को समझना जरूरी है, ठीक है। तो कई बार मैथ्स में आप बहुत सारी एक्सप्रेशंस लिखते होगे। फॉर एग्जांपल आप लोग इस टाइप की एक्सप्रेशन लिखते होगे, a प्लस बी इंटू सी माइनस डी प्लस ई इंटू आर, समथिंग लाइक दिस, राइट। इस टाइप की आप बहुत सारी एक्सप्रेशंस एक्चुअली लिखते होगे, राइट। ये जो भी एक्सप्रेशंस आप लिखते हो ये किसी ना किसी तरीके से किसी इक्वेशन को, किसी कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब इन एक्सप्रेशंस को लिखने के ना टेक्निकली 3 तरीके एग्जिस्ट करते हैं।
पहला होता है इनफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है पोस्ट फिक्स नोटेशन या एक्सप्रेशन। तो देखो, जो आप नॉर्मल एक्सप्रेशन लिखते हो, जहां पे आप हमेशा दो ऑपरेंड्स लिखते हो, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2, और उनके बीच में कोई ऑपरेटर डालते हो, राइट? ऐसे मैं अच्छे से लिख देता हूं, ऑपरेंड 1, फिर बीच में एक ऑपरेटर, फिर ऑपरेंड 2। ठीक है? तो इस टाइप की जो भी इक्वेशंस होती है ना, जैसे x प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है, ऐसी इक्वेशन, a प्लस बी माइनस सी, ऐसी इक्वेशंस, ये सारी इक्वेशंस इनफिक्स एक्सप्रेशन होती है। इनफिक्स एक्सप्रेशन में आपको ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस भी देखने को मिल जाएंगे। इसमें एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि अगर कोई दो ऑपरेंड है तुम्हारी एक्सप्रेशन में, तो उनके बीच में जो ऑपरेशन होने वाली, ऑपरेटर से ऑपरेशन होने वाली है, वो उन दोनों के बीच में लिखा जाता है। और ऐसे हम लोग कई सारी सब एक्सप्रेशन, जो छोटा पार्ट है तुम्हारे बड़े एक्सप्रेशन का, उसको पैरेंथेसिस में बाइंड कर देते हैं। तो अगर आप लोगों ने बोर्ड मास जैसी चीज पढ़ी हो बचपन में, तो हम लोग ऐसे ही सबसे पहले क्या करते थे, ब्रैकेट ओपन करते थे, राइट? फिर डिवीजन वाले ऑपरेटर की आई वुड से प्रायोरिटी सबसे हाई होती थी, फिर मल्टीप्लीकेशन की, फिर एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, इस तरीके से चीजें चलती थी, राइट? सेम चीज होती है इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो a प्लस बी माइनस सी, ऐसा अगर आपको एक्सप्रेशन मिलेगा, तो आप टेक्निकली इसको इनफिक्स एक्सप्रेशन का यूज करके सॉल्व कर सकते हो। अब जनरली जब इनफिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो कई जगह लोग प्रेफर करते हैं कि आप बोर्ड मास वाले रूल के हिसाब से चलोगे, कि अगर डिवीजन की पहली प्रायोरिटी, तो पहले डिवीजन करोगे, फिर मल्टीप्लीकेशन करोगे, एंड सो ऑन। कई जगह अगर सिंपलर इंप्लीमेंटेशन एक्सपेक्टेड होती है, तो कोई ऐसे प्रायोरिटी सेट नहीं करी जाती है। आपको दो ऑपरेंड्स के बीच में कैरेक्टर मिलेगा, आपको बस उसे रिजॉल्व करना होता है। अब इसके बाद आती है बात पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को हम लोग रिवर्स पोलिश नोटेशन भी कहते हैं, राइट? रिवर्स पोलिश नोटेशन। रिवर्स पोलिश नोटेशन में क्या होता है यार, आपके जो भी सारे ऑपरेंड्स है ना, वो पहले लिखे होते हैं, और उसके बाद जाके उनके ऑपरेटर्स लिखे होते हैं, राइट? यहां पे कोई भी ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस यूज नहीं होते। अब तुम्हें लगेगा कि हमें कैसे पता कि ए और बी के बीच में क्या ऑपरेशन करनी है? तो ऑपरेशन का सेंस यही होता है कि यार हमेशा आप लास्ट के जो भी दो कैरेक्टर्स हैं, उनके ऊपर एक ऑपरेशन लगाओगे, तो यहाँ पे ये सी प्लस डी हो जाएगा। सी प्लस डी का जो भी रिजल्ट है, वो बन जाएगा ए बी ई माइनस प्लस स्टार। फिर बी ई को माइनस करेंगे, तो बी ई का मान लो रिजल्ट है एफ, तो ए एफ, राइट? इस तरीके से चीजें चलेंगी। एक मैंने कैरेक्टर ज्यादा दे दिया यहाँ पे, ठीक है? तो ए एफ प्लस रहेगा, फिर ए प्लस एफ कर देंगे, तो लास्ट में कुछ लेट्स से वैल्यू जेड आ जाएगी। तो इस तरह की एक्सप्रेशन को हम लोग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं, राइट? जहां पे जो तुम्हारा ऑपरेशन होने वाला है या ऑपरेटर जो तुम यूज करने वाले हो, वो ऑपरेंड्स के राइट साइड में लिखा जाता है। इसका ही ऑपोजिट होता है प्रीफिक्स, जिसको हम लोग पोलिश नोटेशन कहते हैं। पोलिश नोटेशन में क्या होता है कि राइट साइड पे ऑपरेटर्स लिखने की जगह लेफ्ट साइड पे ऑपरेटर्स लिखे जाते हैं, राइट? और ऑपरेंड्स अगेन राइट साइड पे लिखे जाएंगे, सारे क्लब्ड टुगेदर। तो अगर प्रीफिक्स अब एक्सप्रेशन का एग्जांपल दिखाना चाहूं मैं, राइट? या फिर प्लस माइनस ए बी सी, राइट? ये सारी की सारी प्रीफिक्स ऑपरेशंस हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे ऑपरेंड्स बाद में लिखे गए हैं, ऑपरेटर्स पहले लिखे गए हैं। और इसको रिजॉल्व करने के लिए भी प्रॉपर मेथोडोलॉजी है कि यार मतलब जो भी आपका लास्ट ऑपरेटर है और शुरू के दो ऑपरेंड्स है, उनके साथ वो लगेगा, राइट? फिर उसका जो भी रिजल्ट है, मान लो जेड सी, तो फिर अब जेड और सी के साथ एडिशन ऑपरेटर चलेगा, एंड सो ऑन। तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का काइंड ऑफ लाइक रिवर्स होता है कि यहाँ पे जो भी ऑपरेटर्स हैं वो लेफ्ट साइड पे गिवन होते हैं, और ऑपरेंड्स एक्चुअली राइट साइड पे गिवन होते हैं। आई होप कि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग की इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होती है, पोस्ट फिक्स क्या होती है, प्रीफिक्स क्या होती है, ये सबको समझ में आ गया। इनफिक्स का मतलब सेम है कि जो आप लोग नॉर्मल बेसिक मैथमेटिक्स में बोर्ड मास लगा के चीजों को सॉल्व करते थे, उस तरीके से जो लिखते थे, वो है तुम्हारी इनफिक्स एक्सप्रेशन। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है कि ऑपरेंट्स के पहले सारे के सारे ऑपरेंट्स लिखे जाएंगे, उसके बाद ऑपरेटर्स लिखे जाएंगे। और प्रीफिक्स नोटेशन या प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इससे आप बिल्कुल ऑपोजिट होता है कि पहले सारे सिंबल्स या पहले सारे के सारे ऑपरेटर्स लिखे जाएंगे, एंड देन वी विल बी राइटिंग द ऑपरेंड्स। तो आई होप कि ये तीनों डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई है। इफ यस, देन अब हम लोग यहाँ से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, काफी बढ़िया बढ़िया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी व्हाट द फर्स्ट प्रॉब्लम हैज टू ऑफर। तो चलो यार, अब हम लोग अपने सबसे पहले प्रॉब्लम पे आते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, 2 3 1 स्टार प्लस, राइट, एंड लेट्स से 9 माइनस। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये थोड़ी सी ट्रिकी है
क्योंकि अभी तक जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिए थे उसमें मोस्टली क्या होता है, पहले सारे ऑपरेंड होते थे, उसके बाद सारे ऑपरेटर्स एक साथ होते थे। बट सिंपल लॉजिक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का क्या होता है कि यार पहले ऑपरेंड्स होंगे, फिर ऑपरेटर्स होंगे, फिर उसके बाद कुछ और ऑपरेंड्स हो सकते हैं, फिर ऑपरेटर्स होंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब ये एक्चुअली कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। देखो, अब 2 एक कैरेक्टर है, बट ये ऑपरेटर नहीं है, ये एक ऑपरेंड है। 3 एक कैरेक्टर है, ये भी एक ऑपरेंड है। 1 एक कैरेक्टर है, ये भी एक ऑपरेंड है। यहाँ पे है एस्ट्रिक। अब ये एक तरह का क्या है, ऑपरेटर है। जैसे ही हमें एस्ट्रिक आया, इसका मतलब क्या है, ये एस्ट्रिक ना लास्ट के 2 जो भी नंबर्स हैं उन पे एक साथ इवैल्यूएट करके डाला जाएगा। तो इसको हम लोग एक्चुअली लिख सकते हैं 3 इंटू 1। जो भी 3 इंटू 1 का आंसर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 9 माइनस। अब देखो 3 इंटू 1 की वैल्यू क्या होगी, 3। ठीक है, चलो अब अगला कैरेक्टर क्या है, ये एडिशन प्लस कैरेक्टर है। तो ये प्लस कैरेक्टर लास्ट के दोनों कैरेक्टर्स के साथ अप्लाई करा जाएगा। ठीक है, तो 2 प्लस 3 किया जाएगा, तो ये इसको ऐसे लिखा जाएगा 2 प्लस 3 9 माइनस 2 प्लस 3 किया जाएगा तो 5 5 9 माइनस। अब अगला कैरेक्टर क्या है, ये एक तो डिजिट है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, ऑपरेटर है, तो 5 माइनस 9 इज -4। ठीक लग रहा है। तो इस तरीके से आपको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करने होते हैं। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में सिंपल लॉजिक है कि आप एक एक करके कैरेक्टर्स को पढ़ते हुए जाओगे। जैसे ही आपको कोई ऑपरेटर मिलेगा ना, ये ऑपरेटर लास्ट के 2 डिजिट्स के ऊपर अप्लाई किया गया होगा, या लास्ट के जो भी 2 नंबर्स थे उनके ऊपर अप्लाई किया गया होगा। तो अगर ये स्टार लास्ट तुम्हारे पास जो 2 नंबर्स आए उस पर अप्लाई किया गया है, तो 3 इंटू 1 किया गया है। अब तुम खुद बताओ, अगर तुम्हें किसी भी सिचुएशन में कौन सी चीज लास्ट एक्सेस करी गई थी इसका पता लगाना है, तो क्या मैं कह सकता हूँ स्टैक्स एक बढ़िया सजेशन रहेगी कि यार आपको ये पता करना था कि कौन सी चीज़ लास्ट में पड़ी गई है। लास्ट में पड़ी गई है मतलब कौन लास्ट में ऐड हुआ है, लास्ट में ऐड हुआ है मतलब लास्ट इन। तो लास्ट इन को एक्सेस करने के लिए हमारे पास होते हैं स्टैक्स। तो आप लोग क्या कर सकते हो, देखो बहुत आसान है। 2 3 1 स्टार प्लस 9 माइनस। आपने एक स्टैक ले लो, आप एक स्टैक ले लो। ठीक है, पहले कैरेक्टर पे जाओ। पहला कैरेक्टर कोई डिजिट है, जी हाँ डिजिट है, तो डिजिट को पुश कर दो। अगले कैरेक्टर पे जाओ, अगला कैरेक्टर डिजिट है, जी हाँ डिजिट है, पुश कर दो। अगला कैरेक्टर डिजिट है, जी हाँ डिजिट है, पुश कर दो। अगला कैरेक्टर क्या कोई डिजिट है, नहीं, ये नॉन डिजिट है, मतलब ये एक ऑपरेटर है। तो आप पता है क्या करोगे, आप अपने स्टैक में से 2 पॉप करो और उनके ऊपर ये ऑपरेटर लगा के जो भी वैल्यू आ रही है उसको दोबारा पुश कर दो। तो आपने ये 3 पुश कर दिया। अगला कैरेक्टर क्या डिजिट है, नहीं डिजिट नहीं है, तो अब दोबारा से आप क्या करो, 2 वैल्यूज को पॉप आउट करो, उन पे इनको अप्लाई करो। 3 + 2 हो गया 5, और 5 को यहाँ पुश कर दो। ठीक है, 5 को यहाँ पुश कर दो। फिर आया 9, क्या 9 एक डिजिट है, जी हाँ एक डिजिट है, तो 9 को यहाँ डाल दिया। फिर आया माइनस, क्या माइनस एक डिजिट है, जी नहीं, तो आप क्या करोगे, अगेन 2 पॉप लगाओगे। 9 - 5, और सॉरी माय बैड, 5 - 9 क्योंकि नेगेटिव है, तो 5 - 9 इस तरीके से करेंगे, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -4। -4 आप यहाँ ऐड कर दोगे। जैसे आपको पता लगता है कि आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी है, आपका काम हो चुका है, एज सिंपल एज दैट। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी इस एल्गोरिथम की, ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी, क्योंकि आपको करना कुछ नहीं है, करना बस इतना सा है कि यार जैसे ही आपके पास नंबर आ रहा है, नंबर को स्टोर करके रख लो, क्योंकि इस पर्टिकुलर नंबर पे ऑपरेटर कौन सा लगने वाला है ये आपको थोड़ी देर बाद पता लगेगा। जैसे ही आपको ये पता लग जाता है कि अब हमारे पास कोई ऑपरेटर आया है, तो जैसे ही कोई ऑपरेटर आया ना, वो लास्ट के जो भी 2 नंबर्स थे उनके ऊपर अप्लाई होने वाला है। तो अब लास्ट के 2 नंबर्स को पॉप आउट करके ये ऑपरेटर अप्लाई कर दो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, इसको कोड करने की कोशिश करते हैं, एंड लेट्स सी कि कैसे इंप्लीमेंटेशन करी जा सकती है। तो मैं यहाँ पे अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन हम लोग कर रहे हैं। मैं एक फंक्शन लिखूंगा सबसे पहले, इंट कैलकुलेट। ठीक है, ये फंक्शन एक यूटिलिटी फंक्शन टाइप का है। इसमें हम लोग एक वैल्यू v1 देंगे, एक वैल्यू v2 देंगे, और एक वैल्यू ऑपरेटर देंगे। ठीक है, और जो भी ऑपरेटर आएगा उसके बेसिस पे वैल्यू पे एक फंक्शन अप्लाई कर देंगे। तो मान लो अगर ऑपरेटर आया है मेरे पास ये, तो हम लोग अप्लाई कर देंगे रिटर्न पावर ऑफ v1 रेज टू द पावर v2,
राइट, क्योंकि ये क्या है, पावर का ऑपरेटर है, कैप मतलब पावर, ठीक है, ओके। और देखते हैं, यहाँ पे हैश इंक्लूड मैथ ले आते हैं। फिर अगर ऑपरेटर है मैथ डॉट एच, अगर ऑपरेटर हमारा स्टार है तो आप क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, रिटर्न v1 इंटू v2। अगर आपके पास जो ऑपरेटर है वो डिवीजन है तो आप डिवीजन अप्लाई कर दोगे। अगर जो आपके पास ऑपरेटर है वो एडिशन है, राइट, तो आप ऐड कर दोगे। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो डेफिनेटली सब्ट्रैक्शन है, आप सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट्स इट, ठीक है। तो ये कैलकुलेट ऑपरेशन कुछ नहीं है, जब हम लोग एक्चुअली अपने दो कैरेक्टर्स को बाहर निकालेंगे और हमारे पास एक ऑपरेंड होगा तो तीनों को बस पास कर देंगे, कैलकुलेट फंक्शन ऑलरेडी हमारे लिए सब कुछ कैलकुलेट कर कर ले आएगा, ठीक है। चलो अब एक फंक्शन लिखते हैं, इंट इवैल्यूएट, ठीक है। इसके अंदर एक स्ट्रिंग आएगी, इस स्ट्रिंग को ही हमें इवैल्यूएट करना है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक स्टैक बना लूंगा, ठीक है, और मैं पूरी की पूरी स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करूंगा, ठीक है। करंट कैरेक्टर ले लेते हैं, करंट कैरेक्टर हो जाएगा तुम्हारा str ऑफ i, ठीक है। यहाँ पे हैश इंक्लूड स्टैक कर लेते हैं, चलो, ठीक है। अब देखो, अगर जो इनकमिंग कैरेक्टर है वो डिजिट है तो इफ इज डिजिट, ये जो इनकमिंग कैरेक्टर है वो डिजिट है, तो आप क्या करो, आप स्टैक में उसको पुश कर दो, स्टैक डॉट पुश इनकमिंग कैरेक्टर माइनस सिंगल कोटेड जीरो। अभी सिंगल कोटेड जीरो माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कैरेक्टर्स एस्काई फॉर्म में होते हैं, और अगर आप जीरो के एस्काई से उसको माइनस कर दोगे तो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी, राइट। एल्स अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो आप एक वैल्यू लगाओ v1 जो कि होगा स्टैक डॉट टॉप, और इसको रिमूव कर दो। फिर एक वैल्यू बनाओ v2 जो कि होगा स्टैक डॉट टॉप, और फिर इसको रिमूव कर दो, राइट। एट लास्ट आप क्या करोगे, st डॉट पुश कैलकुलेट ऑफ v1 v2 ऑपरेटर, राइट। यार अब दोबारा स्टैक में हमें पुश कर देना है, क्या क्या पुश कर देना है कि v1 v2 और जो करंट ऑपरेटर था इसको एक साथ इवैल्यूएट करके जो भी वैल्यू आई है उसको हम लोग स्टैक में पुश कर देंगे, ठीक है। एट लास्ट हम लोग रिटर्न कर देंगे st डॉट टॉप, क्योंकि जब सिंगल वैल्यू बची होगी हमारे स्टैक में, वही सिंगल वैल्यू एक्चुअली क्या है, वही सिंगल वैल्यू है हमारी फाइनल कंप्यूटेड वैल्यू, दैट्स इट, बस इतना सही करना है हमें। तो चलो बनाते हैं, 2 3 1 स्टार प्लस 9 माइनस, ठीक है। रन करते हैं इसको, ठीक है। हमारे पास 4 आ रहा है, ये 4 क्यों आ रहा है, चलो देखने की कोशिश करते हैं। अब देखो, जो तुम्हारे पास टॉप मोस्ट वैल्यू थी, यहां पे अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास स्टैक में पहले 5 पड़ा होता है, फिर 9 आता है, फिर माइनस आता है। इसको तुम v1 कंसिडर कर रहे हो, इसको तुम v2 कंसिडर कर रहे हो। टेक्निकली तुम्हें क्या करना चाहिए, इसे v2 कंसिडर करना चाहिए, इसे v1 कंसिडर करना चाहिए, एंड थिंग्स शुड स्टार्ट वर्किंग फाइन, ठीक है। तो माइनस ऑपरेशन के टाइम ही तुम्हें मेनली ध्यान रखना है, बट बाकी सब में आई बिलीव दिस ऑपरेशन विल वर्क फाइन। तो वो कितना आसानी से हम लोगों ने इसको कोड कर दिया, आपको बस कुछ नहीं करना। अगर आपके पास डिजिट आ रहा है, डिजिट को पुश कर दो, अगर आपके पास ऑपरेटर आ रहा है तो ऑपरेटर को पुश करने की कोई जरूरत नहीं है, 2 डिजिट्स बाहर निकाल के लाओ, उनको इवैल्यूएट करो और स्टैक में ऐड कर दो, दैट्स इट। टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी दोनों हो जाएंगी ऑर्डर ऑफ n। सो आई होप कि ये पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन की प्रॉब्लम सब लोगों को क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड लेट्स सी व्हाट दैट प्रॉब्लम हैज टू ऑफर। तो चलो देखते हैं यार हमारे पास अगली प्रॉब्लम क्या है। अगली प्रॉब्लम है कि हमें प्रीफिक्स ऑपरेशन या फिर मैं कहूं प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना है।
प्रीफिक्स एक्सप्रेशन बहुत इजी है इवैल्यूएट करना। जैसे मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसी प्रीफिक्स ऑपरेशन गिवन है, ठीक है। अब इस प्रीफिक्स ऑपरेशन को तुम कैसे इवैल्यूएट करोगे? पहले जो ये स्टार है ये 5 और 3 पे इवैल्यूएट होगा, सो 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि तुम किसी तरीके से दो कैरेक्टर्स को स्पेसिफाई कर लोगे, ठीक है। उसके बाद 15 प्लस 1 16 हो जाएगा, और 16 और 9 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 7, है ना। Cool. अब टेक्निकली देखा जाए तो जो काम मैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में लेफ्ट टू राइट कर रहा था, सिमिलर साइज स्टफ मुझे राइट टू लेफ्ट करने की जरूरत है, राइट। ये बिल्कुल ही रिवर्स ऑर्डर में ही तो है, रिवर्स पोलिश नोटेशन, राइट। तो बहुत आसान है आपका, जो सेम ये लॉजिक हमने अभी लिखा था ना पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के लिए, ये सेम टू सेम लॉजिक चल जाएगा। आपको बस एक चीज करनी है, इस लूप को 0 से लेंथ तक ले जाने की जगह लास्ट इंडेक्स से 0 तक ले आओ, आप प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर पाओगे, ठीक है। मैं कॉपी कर लेता हूं पूरा कोड। इस लूप को str.size -1 से लेकर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तक लेके जाते हैं, ठीक है। और इस नोटेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये नोटेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, -9 प्लस स्टार 132, ठीक है। ये डाल देते हैं, टेक्निकली आंसर सेम आना चाहिए। रन करते हैं, ठीक है। कहीं पे कुछ तो मिस्टेक हुई है हमारे एंड पे, लेट्स सी। सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है, सॉरी आई प्लस प्लस नहीं, आई माइनस माइनस, माय बैड। देखो -4 आ रहा है, सेम टू सेम वैल्यू आ रही है, तो बिल्कुल भी फाइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। प्रीफिक्स कैलकुलेट करना है तो पोस्ट फिक्स वाला सेम टू सेम लॉजिक चल जाएगा, बस आप 0th इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक जाने की जगह लास्ट इंडेक्स से 0th इंडेक्स तक आओ, क्योंकि ये बिल्कुल ही एग्जैक्ट एक दूसरे का रिवर्स है। तो अगर आपको कोई एक एल्गोरिथम भी आता है तो दूसरा एल्गोरिथम इंप्लाइड होगा कि अच्छा ऐसे ही सॉल्व होगा। आई होप कि ये बेसिक नॉलेज सबको क्लियर है एंड सबको समझ में आ रहा है कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो यार, अब हम लोग बात करते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन के इवैल्यूएशन के बारे में, ठीक है। देखो इनफिक्स एक्सप्रेशन ना थोड़ी ट्रिकी होती है इवैल्यूएट करनी, क्यों? देखो अब इनफिक्स एक्सप्रेशन ऐसी दिख सकती है, जैसे 2 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 15 -2, ऐसा कुछ आपको अवेलेबल हो सकता है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो यहाँ, तो यहाँ पे ना पेरेंथेसिस का एक एक्स्ट्रा एंगल आ जाता है। जब पेरेंथेसिस का एक एक्स्ट्रा एंगल आ जाता है तो हमेशा, अगर आप बोर्ड मास का रूल आपको याद हो, तो बोर्ड मास के रूल में ब्रैकेट सबसे पहले ओपन किए जाते हैं। तो जहां पे भी पहले ब्रैकेट्स गिवन होंगे ना, आपको पहले उन्हें इवैल्यूएट करना होगा। अब ब्रैकेट्स के अंदर ऑपरेंड्स भी आ सकते हैं, ऑपरेटर भी आ सकते हैं। तो जब भी कोई दो ब्रैकेट्स आपस में बैलेंस आउट हो रहे होंगे तो उसके बीच के जो भी ऑपरेंड्स और ऑपरेटर हैं उनका इवैल्यूएशन जरूरी है। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो ये मान लो ये दो ब्रैकेट लेते हैं, बाकी सब भूल जाओ। आपने 3 लिया, आपने 6 लिया और आपने प्लस लिया। उससे पहले आपके पास एक ओपनिंग पैरेंथेसिस था, एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस था, राइट। अब जब आप इसका एक्चुअल इवैल्यूएशन कर रहे हो, राइट, आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा ऐसा कर लेते हैं ना कि एक स्टैक लेते हैं, स्टैक में पहले ओपनिंग पैरेंथेसिस डाल देंगे, फिर 3 डालेंगे, फिर प्लस डालेंगे, फिर 6 डालेंगे। जैसे ही क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ रहा होगा, आप क्लोजिंग पैरेंथेसिस को पुश मत करना, आप तब तक पॉप आउट करो जब तक आपको एक ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता। अब ओपनिंग पैरेंथेसिस को हटा दो, 3 प्लस 6 को इवैल्यूएट कर लो, और 3 प्लस 6 का आंसर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इस तरीके से भी तो कर सकते हैं कुछ कुछ। तो चलो सोचते हैं कि एक्चुअली वैल्यू क्या बन रही होगी, और क्या हमारे पास कोई चैलेंज आएगा क्या इसके रिगार्डिंग। तो देखते हैं। देखो जैसे पहले 2 आया, 2 के बाद स्टार आया, या मैं कहूँ मल्टीप्लाई आया, फिर ओपनिंग पैरेंथेसिस आया, फिर 5 आया, फिर मल्टीप्लीकेशन आया, फिर ओपनिंग पैरेंथेसिस 3 प्लस 6 आया, और अब आ रहा है क्लोजिंग पैरेंथेसिस। जैसे ही क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया, आप इसे तब तक पॉप आउट करोगे जब तक ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं आ जाता, ठीक है। अब 6 प्लस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब इसमें से देख लो, पहला पॉप और लास्ट पॉप क्या होगा? ऑपरेटर्स होंगे, बीच वाला ऑपरेंड होगा, तो 6 प्लस 3 9 हो गया, ठीक है। आपने इसको इवैल्यूएट कर लिया। अब एक और पैरेंथेसिस आया। जब एक और पैरेंथेसिस आया तो अब यहां पे आप तब तक पॉप आउट करोगे जब तक अगेन ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं आ जाता। 9 इंटू 5 इज 45,
आपने यहाँ पे 45 डाल दिया। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? अब फिर उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है? डिवीजन आ रहा है, फिर आपके पास आ रहा है 15, फिर आपके पास आ रहा है माइनस, फिर आपके पास आ रहा है 2। अब यहाँ तो कोई पैरेंथेसिस आई नहीं, है ना? और एक बार के लिए चलो आप ये भी मान लो कि आप स्ट्रिंग के स्टार्ट को और एंड को भी एक पैरेंथेसिस लेके चलोगे, तो यहां से अगर आप इवैल्यूएशन स्टार्ट करोगे तो भी बात शायद ना बने, क्योंकि इस सारे खेल में आपने एक चीज का तो ध्यान दिया नहीं, आपने आप ब्रैकेट्स तो ओपन कर दिए हैं, पर अब यहां पे ऐसा नहीं है कि पहले 15 माइनस 2 इवैल्यूएट हो जाएगा, नहीं। अब यहां पे बोर्ड मास के रूल में डिवीजन की और मल्टीप्लीकेशन की प्रेसिडेंस हायर होती है। अब प्रेसिडेंस अगर हायर है तो पहले यहां का इवैल्यूएशन होना चाहिए, उसके बाद ये वाला इवैल्यूएशन होना चाहिए, राइट? इसीलिए एक ही स्टैक में सब कुछ मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आप पता है क्या करो, आप ना 2 स्टैक्स मेंटेन करो। एक स्टैक में सिर्फ ऑपरेंड्स रखो, एक स्टैक में सिर्फ ऑपरेटर रखो। आपको अभी उसका यूज के समझ में आ जाएगा। तो देखो, जैसे पहला वैल्यू क्या है, 2 ऑपरेंड है, ये हमारा ऑपरेंड है, हम 2 को यहां स्टोर करेंगे। अगली वैल्यू स्टार है या मल्टीप्लीकेशन है, उसको हम यहां स्टोर करेंगे, ठीक है? अब आपके पास क्या आ रहा है? पैरेंथेसिस आ रहा है, ठीक है, ओपनिंग पैरेंथेसिस आ रहा है। तो आप पैरेंथेसिस को भी ऑपरेटर वाली स्टैक में ऐड कर लो। अब आपके पास क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, 5 को आप यहां ऐड कर लो, फिर मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, उसको यहां ऐड कर लो, फिर एक और ओपनिंग पैरेंथेसिस आ रहा है, उसको आप यहां पे ऐड कर लो, फिर आपके पास 3 आ रहा है, फिर प्लस आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, ठीक है? यहां तक तो हो गया। अब जैसे ही आपके पास क्लोजिंग ब्रैकेट आता है, अब यहां से चीजें बढ़िया होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप क्या करोगे? क्लोजिंग ब्रैकेट जैसे ही आया, आप ऑपरेटर वाली स्टैक में ना सिर्फ तब तक पॉप आउट करने की कोशिश करोगे जब तक आपको ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता, ठीक है? आप कब तक पॉप आउट करोगे? आप तब तक पॉप आउट करने की कोशिश करोगे जब तक आपको ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता। जैसे ही आपको ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा, आप पॉप आउट करना बंद कर दोगे, ठीक है? अब उस बीच में हो सकता है आपको बहुत सारे ऑपरेटर मिले, मान लो यहाँ पे प्लस था, फिर एक माइनस था, फिर डिवाइड, बहुत बहुत कुछ मिल सकता है। जैसे ही आपको एक बीच का ऑपरेटर मिलेगा, आप ऑपरेंड की स्टैक में से 2 वैल्यूज निकालोगे, उसके ऊपर ये ऑपरेटर लगाओगे और उसको वापस डाल दोगे। तो चलो देखते हैं। यहां पे आपको क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला, आपने एक एलिमेंट पॉप आउट किया, ये क्या ऑपरेटर है? आप यहां से 2 एलिमेंट पॉप आउट करोगे, 6 + 3 9 बनाओगे, 9 को यहां पे वापस ऐड कर दोगे, और यहां पे आपको क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल गया। क्लोजिंग पैरेंथेसिस हटा देते हैं एंड दैट्स इट। अब दोबारा यही काम करेंगे, एक और क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ रहा है, तो यहां पे हमने पॉप आउट किया स्टार, 9 × 5 इज 45, 45 आपने यहां डाल दिया और इसको हटा दिया, ठीक है? ओके, अब यहां तक तो चीजें बढ़िया लग रही हैं कि यहां पे 45 और 2 है, और यहां पे हमारे पास एक स्टार आ रहा है, ठीक है? अब अगला ऑपरेटर क्या है? डिवीजन ऑपरेटर है, ठीक है? अब डिवीजन ऑपरेटर ना हायर प्रेसिडेंस का होता है, बट टेक्निकली डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन की प्रेसिडेंस सेम मानी जाती है, ठीक है? तो जब भी आपके पास एक ऑपरेटर आएगा ना, अभी पहले तो ऐसा सिचुएशन नहीं थी कि एक ऑपरेटर के ऊपर ऑपरेटर आ रहा हो, जब भी आपके पास एक ऑपरेटर आए, ऑल्दो ये सेम चीज आपको पहले भी करनी है, बट यहां पे समझाना मेरे लिए थोड़ा सा आसान है। आप क्या करोगे? आप इस ऑपरेटर को ना प्रेसिडेंस के हिसाब से ऐड करोगे, आप इस ऑपरेटर को प्रेसिडेंस के हिसाब से ऐड करोगे। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पे डिवीजन और स्टार दोनों की प्रेसिडेंस क्या है? सेम है, कुछ ऐसे फर्क नहीं है प्रेसिडेंस में, राइट? तो तुम क्या कर सकते हो? स्टार को भी ऊपर रख सकते हो, डिवीजन को भी ऊपर रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? आपने यहां पे डिवीजन को ऊपर रख लिया, फिर आपके पास अगला एलिमेंट आया 15, आपने यहां ऐड कर दिया, फिर आपके पास आया माइनस। अब देखो, माइनस अगेन एक ऑपरेटर के ऊपर आ रहा है, और माइनस का प्रेसिडेंस ना कम होता है, माइनस का प्रेसिडेंस क्या होता है? कम होता है। तो इसका मतलब जब हम यहां पे अब इवैल्यूएशन करेंगे ना, तो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन पहले होना चाहिए, माइनस बाद में होना चाहिए। अगर कुछ पहले होना चाहिए तो वो स्टैक पे टॉप पे रहना चाहिए, बाद में कोई चीज बाद में होनी चाहिए तो वो बॉटम पे रहनी चाहिए, है ना? तो इसलिए हम क्या करेंगे, इससे पहले कि मैं माइनस डालूं, आप क्या करो, यहां पे इवैल्यूएशन कंप्लीट कर डालो, ठीक है? तो आप क्या करोगे, एक ऑपरेटर यहां से निकालोगे, 2 ऑपरेंड निकालोगे, और ये 45/15 कर देंगे। 40/15 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी, ठीक लग रहा है? उसके बाद आप चेक करोगे, अभी कैरेक्टर क्या है? माइनस है, अगेन माइनस का प्रेसिडेंस फिर से कम है, दोबारा से 2 वैल्यूज निकालो, मल्टीप्लायर निकालो, 3 × 2, यहां पे 6 डाल दिया।
अब यहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं है, अब आप माइनस डाल सकते हो, फिर यहाँ पे वैल्यू 2 है, चीज़ें खत्म हो गई हैं। तो अब एक ऑपरेटर यहाँ से निकालो, दो ऑपरेंड यहाँ से निकालो, और फाइनल वैल्यू यहाँ पे लिख दो। दैट्स इट, राइट। तो इनफिक्स इवैल्यूएशन में ज्यादा कुछ फाइट नहीं है। अगर आपके पास ब्रैकेट आ रहा है ओपनिंग, तो उसको सेव करो, क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है तो तब तक पॉप आउट करते जाओ जब तक आपको ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता। जब आप ऑपरेटर्स ऐड कर रहे हो ना, तो ऑपरेटर्स को सीधा ऐड मत करो, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता था कि यहां पे ना 3 - 6 होता, ठीक है। अभी तो मैं दिखाता हूं, चलो इसको 3 - 6 कर दो, चलो देखते हैं, ठीक है। और ब्रैकेट भी रहने दो, एक बार को ब्रैकेट भी हटा दो, ठीक है। 3 - 6 कर दो, तो देखो क्या होता, आप यहाँ पे 2 डालते, स्टार डालते, 5 डालते, स्टार डालते, 3 डालते, और फिर यहाँ पे आप माइनस डालने की कोशिश करते। अब यार माइनस पहले नहीं इवैल्यूएट होना चाहिए था, राइट। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब इस केस में आपको हायर प्रेसिडेंस के जो भी ऑपरेटर्स है ना, उसको पहले इवैल्यूएट कर लेना चाहिए और उसके बाद माइनस को डालना चाहिए। या तो माइनस ऑलरेडी नीचे होता ही, अब माइनस हायर प्रेसिडेंस पे होने की कोशिश करें, मतलब माइनस ये ट्राई करेगा कि माइनस वाली ऑपरेशन पहले हो जाए। देखो ये बाद वाली ऑपरेशन पहले हो रही है, कोई बात नहीं है, क्योंकि बाद वाली तो मेंशन भी बाद में, और यहाँ पे मान लो प्लस वगैरह है, कुछ भी है, ये आपस में हैंडल कर लेंगे। बट इनके रिस्पेक्ट में तो माइनस पहले नहीं होना चाहिए ना, ये वाली ऑपरेशंस पहले होनी चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इन ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर देंगे और उसके बाद ही माइनस को स्टैक में ऐड करेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो चलो इसको कोड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं कुछ कुछ यूटिलिटी फंक्शंस अपने पुराने फंक्शंस में से लाऊंगा। फॉर एग्जांपल एक मैं ये कैलकुलेट फंक्शन उठा लूंगा, ये मुझे सीधा यूजफुल रहेगा, ठीक है। और साथ साथ ना मैं एक प्रेसिडेंस का फंक्शन बनाऊंगा। प्रेसिडेंस का फंक्शन क्या करेगा, एक कैरेक्टर लेगा CH और ये इसकी प्रेसिडेंस बता देगा, ठीक है। चलो अब सबसे पहले देखते हैं, अगर हमारे पास कैरेक्टर पावर का है कि पावर इवैल्यूएट करनी है, इसकी प्रेसिडेंस सबसे हाई होती है, तो इसको मैं रिटर्न 3 कर दूंगा। अगर हमारे पास कैरेक्टर मल्टीप्लाई है या फिर कैरेक्टर डिवाइड है, तो इसकी प्रेसिडेंस उससे कम रखूंगा मैं, ठीक है। एल्स इफ रखते हैं यहां पे, अगर कैरेक्टर प्लस है या कैरेक्टर माइनस है, तो उसकी प्रेसिडेंस 1 रखूंगा मैं। इसके अलावा और कोई भी कैरेक्टर आता है उसकी प्रेसिडेंस को बिल्कुल ही -1 कर देंगे और सबसे कम कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रेसिडेंस फंक्शन, ठीक लग रहा है। अब आप एक काम करो, आप एक फंक्शन लिखोगे इंट इवैल्यूएट, उसमें एक स्ट्रिंग जारी होगी, और आप 2 स्टैक्स बना लो। एक स्टैक बना लो आप ऑपरेंड नंबर्स का, जो आप नंबर एक्चुअली स्टोर करोगे, और एक स्टैक बना लो आप ऑपरेटर्स का। स्टैक ले आते हैं, ठीक है। एक बार आपने दोनों के दोनों ये स्टैक प्रिपेयर कर लिए, और ऑपरेटर्स का स्टैक तो कैरेक्टर का होगा, ठीक है। अब आप एक एक करके स्ट्रिंग पे जाओ, ठीक है। स्ट्रिंग पे जाने के बाद अगर करंट कैरेक्टर डिजिट है, तब तो फाइट ही नहीं है, उसको नम्स में पुश कर दो, ठीक है। उस कैरेक्टर को नंबर में कन्वर्ट करके नम्स में पुश कर दो, ठीक है। अगर आपका कैरेक्टर ओपनिंग पैरेंथेसिस है, तब तो फिर उसको ऑपरेटर की स्टैक में पुश कर दो, ठीक है। अगर आपका कैरेक्टर क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, अगर आपका कैरेक्टर क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, तो आप क्या करोगे, एक एक करके अंदर से आप कैरेक्टर्स उठाना शुरू करोगे। तो हम करेंगे वाइल ऑप्स नॉट ऑप्स डॉट एम्प्टी, जब तक ऑप्स एम्प्टी नहीं हो जाता, एंड ऑप्स डॉट टॉप इज नॉट इक्वल टू
एंड ओपनिंग पैरेंथेसिस। जब तक हमें ओपनिंग पैरेंथेसिस डिटेक्ट नहीं होता, राइट, तब तक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑपरेटर को पॉप आउट करते रहेंगे। तो कैर ओपी इज इक्वल्स टू ऑप्स डॉट टॉप, ऑप्स डॉट पॉप। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दो नंबर्स को यहां से पॉप आउट करेंगे। ये हमने सिमिलर ऑपरेशन यहां भी करी है, तो मैं ये चीज सीधी ले आऊंगा, कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब हमारे पास ये स्टैक st नहीं है, नम्स है। ठीक है, ओके। देखो ये वाली चीज हम पहले भी करे हुए हैं ना, कि हमने जहां पे नंबर स्टोर करे, दो नंबर उठा लो, दोनों नंबर पे ऑपरेटर लगाओ और वापस नम्स में पुश कर दो, एज सिंपल एज दैट। एट लास्ट जब ये वाइल लूप एम्प्टी हो जाएगा तो हम लोग चेक कर लेंगे, इफ नॉट ऑप्स डॉट एम्प्टी तो ऑप्स डॉट पॉप, क्योंकि अगर ये एम्प्टी नहीं है तो हमेशा ये लूप इस ओपनिंग ब्रैकेट की वजह से स्टॉप हुआ होगा। ठीक है, तो हमने हैंडल कर लिया, अगर नंबर आया, ओपनिंग पैरेंथेसिस आया, क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया। एल्स अगर इसके अलावा कुछ भी आया, मतलब क्या आ रहा है हमारे पास, ऑपरेटर आ रहा है। ऑपरेटर आ रहा है तो तुम ये चेक कर लो कि यार हमारे पास जो ऑपरेटर है, मतलब नॉट ऑप्स डॉट एम्प्टी, मतलब पहले तो ऑपरेटर्स का एम्प्टी नहीं होना चाहिए स्टैक, एंड प्रेसिडेंस चेक कर लो, प्रेसिडेंस ऑफ ऑप्स डॉट टॉप इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रेसिडेंस ऑफ str@i। ठीक है, अगर हमारी प्रेसिडेंस ज्यादा है तो हम पहले खुद को इवेल्युएट कर लेते हैं, उसके बाद आपको डाला जाएगा। तो ये वाला पार्ट यहां से दोबारा कॉपी कर लो। ठीक है, आपने एक ऑपरेटर निकाला, दो वैल्यूज निकाली, वैल्यूज को पुश कर दिया। ऐसा करते रहेंगे जब तक हमें एक लोअर प्रेसिडेंस का वैल्यू नहीं मिल जाती। जैसे भी लोअर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर मिलेगा, मैं कहूंगा ऑप्स डॉट पुश str@i। दैट्स इट। ठीक लग रहा है? चलो, अब इसके बाद भी आपको एक छोटा सा काम करना पड़ सकता है। क्या काम करना पड़ सकता है? हो सकता है आपने पूरी स्ट्रिंग इवैल्यूएट कर ली है और अभी भी कुछ कुछ ऑपरेटर्स इवैल्यूएट होने बचे हैं। तो हम लोग कहेंगे वाइल नॉट ऑप्स डॉट एम्प्टी, जब तक ऑप्स एम्प्टी नहीं हो जाती आप ये पूरा प्रोसेस दोबारा इवैल्यूएट कर लो। यार आप एक कैरेक्टर निकालो, इस पक्का इस कैरेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग दो नंबर्स हमारे पास गिवन इनपुट में पड़े होंगे और फिर उसको हम लोग यहाँ पे इवैल्यूएट कर लेंगे। दैट्स इट। इतना काम करने से आई बिलीव हमारा काम चल जाना चाहिए। एट लास्ट हम लोग रिटर्न कर देंगे नम्स डॉट टॉप। ठीक है, चलो तो इनपुट देख लेते हैं। इनपुट हम लोग ऐसे ही ले रहे थे, अब हमें इनफिक्स देने की जरूरत नहीं, सॉरी प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स देने की जरूरत नहीं है, हम इनफिक्स एक्सप्रेशन देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 × 3 - 1। ठीक है, दो पैरेंथेसिस +2। चलो देखते हैं क्या आती है वैल्यू। अगर इसको हम इवैल्यूएट करें तो पहले ब्रैकेट ओपन होने चाहिए, राइट। तो 3 - 1 हो जाएगा क्या, 2, 2 × 2 4, 4 + 1 5 + 2 7, 7 जैसा कुछ आना चाहिए। लेट्स सी, सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है हमारे पास, देख लेते हैं क्या गलती हो रही है। ये हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, अच्छा स्पेस नहीं देना, स्पेस हमने हैंडल नहीं किया हुआ है। वैसे कर भी सकते हैं, अगर स्पेस आ रहा है तो बस उसको अवॉइड कर जाओ। ठीक है, 7 आ रहा है। कभी कभी हो सकता है कोई स्पेस भी दे दे, तो आप उस स्पेस को कॉरस्पॉन्डिंगली हैंडल कर सकते हो। बट तुम देख सकते हो यहाँ पे इनफिक्स एक्सप्रेशन सही तरीके से इवैल्यूएट हो रही है, राइट। अब इस कोड को तुम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो कि अभी मैं हमेशा सिंगल डिजिट के हिसाब से कोड लिख रहा हूँ। अब तुम हो सकता है कि स्पेस सेपरेटेड डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट्स भी दे सकते हो। तो जब तक स्पेस नहीं आता तब तक वो डिजिट्स को रीड करता रहे और एक नंबर फॉर्म कर ले, और उसके बाद फिर तुम्हारा इनफिक्स पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स लगाए। तुम देख सकते हो पूरी प्रॉब्लम हमने ऑर्डर ऑफ एन टाइम कम्प्लेक्सिटी और ऑर्डर ऑफ एन स्पेस कम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर लिया, और बहुत आसान था। एक स्टैक से क्यों नहीं कर पा रहे थे, मैंने तुम्हें दिखाया था, क्योंकि प्रेसिडेंस को मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। तो हम लोग दो स्टैक्स रख लेंगे, एक स्टैक्स में सिर्फ ऑपरेटर और उनकी प्रेसिडेंस मैनेज करेंगे, एक स्टैक में सारे ऑपरेंड्स मैनेज करेंगे, एंड दैट। तो चलो यार, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहती है कि आपको एक प्रीफिक्स एक्सप्रेशन गिवन होगा, आपको इस प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, जैसे आपके पास गिवन है स्टार +3 2 - 1 5। ठीक है,
ये आपके पास मान लो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है, आप देख पा रहे हो हर नंबर से पहले उसके ऊपर लगने वाला ऑपरेटर गिवन है। इसको जब आप पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करोगे तो एक्चुअली ये कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। 3 2 देन उसके बाद हमारे पास होगा प्लस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होगा 1 5 1 5 पे माइनस एंड देन स्टार, ठीक है। दोनों को इवैल्यूएट करके देखते हैं कि सेम आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। यहाँ पे आप देखोगे 3 और 2 पे पहले प्लस लगाया जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 2 5 माइनस 1 5, ठीक है। और रुको यहाँ पे ऐसे देखते हैं, गलत करो, प्रीफिक्स पीछे से वैल्यूएट होगा, राइट। तो देखो पहले 5 और 1 पे इवैल्यूएशन किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 5, ठीक है। और फिर 3 और 2 पे इवैल्यूएशन किया जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 2 और दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे 3 + 2 किया जाएगा, उसके बाद 1 - 5 किया जाएगा, दोनों का जो भी आंसर आ रहा होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो तुम देख सकते हो सेम इवैल्यूएशन करके ला रहे हैं हम लोग। तो इस तरीके के प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को आपको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। अब प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, ठीक है। आप क्या करोगे, देखो अगर आपके पास कोई ऑपरेंड आ रहा है तो ऑपरेंड को इवैल्यूएट तो करना नहीं है, तो आप क्या करो, अगर आपके पास कोई ऑपरेंड आता है ना तो आपको उसको सीधा स्टैक में डाल दो, ठीक है। अगर कोई भी कैरेक्टर आ रहा है जो कि आपके पास ऑपरेंड है तो उसको हम लोग सीधा स्टैक में डाल देंगे। मान लो अगर आपके पास ऑपरेटर आ जाता है, जैसे आपके पास ऑपरेटर आएगा तो आप क्या करोगे, आप स्टैक में से 2 और वैल्यूज निकालोगे और आप अपनी फाइनल स्ट्रिंग में ऐसे एक्सप्रेशन 1 फिर एक्सप्रेशन 2 और जो भी ऑपरेटर आया था इस तरीके से कंकैटिनेट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ करने से पहले आपको अपनी पूरी की पूरी स्ट्रिंग रिवर्स भी करनी होगी क्योंकि इवैल्यूएशन उसी रिस्पेक्ट में होगा। तो चलो देखते हैं एक बारी, ठीक है। तो स्टार + 3 2 - 1 5, इस स्ट्रिंग को पहले रिवर्स कर लेते हैं, 5 1 - 2 3 प्लस स्टार और एक स्टैक रखते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपके पास ऑपरेंड आ रहा है, आपने ऑपरेंड डाल दिया, फिर ऑपरेंड आ रहा है, ऑपरेंड डाल दिया। जैसे ही माइनस आया तो आपका जो भी आंसर है, आंसर में आप क्या करोगे, एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 और माइनस, तो 1 5 माइनस, ठीक है। चलो फिर आपके पास 2 आया, फिर आपके पास 3 आया, है ना। और एक काम ये भी करना है, ये जो भी आपके पास इवैल्यूएट होकर आया ना एक्सप्रेशन, इसको भी स्टैक में वापस डालना है। तो अब हमारे पास स्टैक में पड़ा है 1 5 माइनस, इसको यहां मैं ऐसे लिख देता हूं 1 5 माइनस, ठीक है। चलो फिर आपके पास आया 2, फिर आपके पास आया 3, फिर आपके पास आया प्लस, तो आप इसको क्या बना दोगे 2 3 प्लस, ठीक है। तो आपने बना दिया 2 3 प्लस, ओके। अब आपके पास आया स्टार, तो आप एक एंट्री यहां से निकालोगे, ये हो जाएगा 2 3 प्लस, फिर एक एंट्री यहां से निकालोगे 1 5 माइनस और स्टार, और आप देख सकते हो 2 3 प्लस हो 3 2 प्लस हो 1 5 माइनस स्टार हो, सेम वैल्यू आएगी क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग प्लस के हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखो काफी आसान है। अगर मैं इसको कोड करने की कोशिश करूं, प्रीफिक्स टू पोस्ट फिक्स, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे, उसे स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, इवैल, एक स्ट्रिंग हमें मिलेगी, ये हमारी क्या होगी, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन होगी, राइट। एक स्टैक बना लेंगे हम लोग, स्ट्रिंग की स्टैक बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे अब आपको कुछ 1 5 माइनस जैसा भी स्टोर करना पड़ सकता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग की स्टैक बनाना ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो स्टैक को इनपुट कर लेते हैं, उसके बाद आपको रिवर्स करना है अपनी स्ट्रिंग, तो प्री डॉट बिगिन से लेकर प्री डॉट एंड तक आप पूरा रिवर्स कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद आप आइटरेट करोगे प्री डॉट साइज आई प्लस प्लस, क्योंकि अब एक्चुअली ये रिवर्स हो चुकी है, ठीक है। अगर आपके पास डिजिट आता है, इस डिजिट प्री ऑफ आई, अगर करंट कैरेक्टर डिजिट है तब तो सीधा पुश कर दो, st डॉट पुश टू स्ट्रिंग प्री ऑफ आई -0, ठीक है। हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको पुश कर देंगे। चलो ये इस डिजिट स्मॉल डी होगा। एल्स अगर ऑपरेटर है, अगर हमारे पास ऑपरेटर है तो आप क्या करोगे, एक वैल्यू v1 बनाओगे,
राइट। एस टी डॉट टॉप, फिर एस टी डॉट पॉप, फिर एक वैल्यू v2 बनाओगे, एस टी डॉट टॉप, एस टी डॉट पॉप, और उसके बाद एक नया एक्सप्रेशन बनाओगे v1 प्लस v2 प्लस प्री ऑफ आई, जो नया ऑपरेटर आ रहा है, और इस न्यू एक्सप्रेशन को आप पुश कर दोगे। दैट्स इट, राइट। फाइनली आपके स्टैक के टॉप पे जो भी पड़ा होगा वही आपका आंसर है। चलो देखते हैं। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं स्टार प्लस 32 माइनस 15 सी आउट इवैल एस। ठीक है, रन करते हैं और तुम देख पा रहे हो सही तरीके से कन्वर्जन भी हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो बहुत आसान है, क्यों? और ये सॉल्यूशन बहुत ही इजीली चल रहा है क्योंकि तुम इंट्यूशन अपने आप लगा पा रहे होगे कि यार मतलब पोस्टफिक्स में सब कुछ, सारे ऑपरेटर्स हर ऑपरेशन के राइट साइड पे होते हैं, दोनों मतलब जिस भी ऑपरेंड पे लगने वाले हैं पहले वो दोनों ऑपरेंड लिखे जाते हैं, फिर उनके राइट साइड पे लिखा जाता है ऑपरेटर। तो इसीलिए पहले हम लोग इसको रिवर्स कर लेंगे ताकि ऑलरेडी हमारे पास चीजें कुछ इस तरीके के ऑर्डर में आ जाए जहां पे ऑपरेंड्स के राइट साइड में ऑपरेटर लिखे हुए हैं, है ना। और उसके बाद अब यहां पे 3-2 पहले इवैल्यूएट हो, उसके बाद 5-1 इवैल्यूएट हो। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 5-1 को इवैल्यूएट कर लेंगे, फिर 2-3 को इवैल्यूएट करेंगे। जैसे ही स्टार आएगा तो अपने आंसर में पहले 2-3 लगाया जाएगा जो कि एक्सप्रेशन 1 है, फिर 5-1 लगाया जाएगा और देन स्टार। एज सिंपल एज दैट। टाइम कम्प्लेक्सिटी हो गई है ऑर्डर ऑफ n, स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी हो गई है ऑर्डर ऑफ n। तो अगर आपको देखो मतलब समझ में आ रहा है कि प्रीफिक्स ऑपरेशंस क्या होती है, पोस्टफिक्स ऑपरेशंस क्या होती हैं, तो ये सारी चीजें समझना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो फाइनली इस लेक्चर को यहीं पे रैप अप करते हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने कई सारी कूल प्रॉब्लम्स देखी स्टैक्स के रिगार्डिंग। आई होप सबको मजा आया होगा एंड यू गाइज मस्ट बी फीलिंग मोर कंफर्टेबल एंड मोर कॉन्फिडेंट विद स्टैक्स कि किन टाइप की सिचुएशंस में स्टैक्स को यूज किया जा सकता है। That being said, let's just wrap this particular lecture here. We're going to meet soon in the next set of lectures. Till then, take care, guys. Bye bye. I'm Sanket Singh, signing off.